बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे जो है फ्लूइड डायनामिक्स। फ्लूइड डायनामिक्स की स्टार्टिंग कुछ यूं करते हैं कि सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मैटर को। मैटर, एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस हैव मास इज कॉल्ड मैटर। आप मैटर को फर्दर कैटेगराइज कर सकते हैं दो कंडीशंस में। मैटर की वो हालत जो फ्लो नहीं कर सकती, दैट कैन नॉट फ्लो, और मैटर की वो हालत जो फ्लो कर सकती है, दैट कैन फ्लो। सॉलिड्स वो कंडीशन ऑफ मैटर है जिसमें कोई मटेरियल फ्लो नहीं कर सकता, रिजिड बॉडीज होती, जबकि फ्लूइड्स वो मटेरियल्स हैं जिनमें बहने की सलाहियत हो, जो फ्लो कर सकते हो। अब फ्लूइड्स बहने की सलाहियत रखते हैं तो दो मटेरियल्स को हम फ्लूइड कंसीडर कर सकते हैं। टाइप्स पर आए तो गैसेस भी फ्लूइड्स हैं, दे कैन फ्लो। लिक्विड्स भी फ्लूइड है, दे आल्सो कैन फ्लो। और फ्लूइड्स की ब्रांचेस पर आए तो दे आर टू ब्रांचेस, फ्लूइड स्टैटिक्स एंड फ्लूइड डायनामिक्स। द स्टडी ऑफ फ्लूइड एट रेस्ट इज कॉल्ड फ्लूइड स्टैटिक्स। The study of fluid in motion is called fluid dynamics. अब फ्लूइड डायनामिक्स में सबसे पहला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है विस्कोसिटी का। विस्कोसिटी, जिसे आप उर्दू में गाढ़ापन भी कह सकते हैं लिक्विड्स या फ्लूइड्स का, इट इज डिफाइंड एज द फ्रिक्शनल इफेक्ट बिटवीन डिफरेंट लेयर्स ऑफ अ फ्लोइंग फ्लूइड। यहां पर सबसे पहले आपको फ्लूइड को पूरी तरह इमेजिन करना होगा कि फ्लूइड इज मेड अप ऑफ लेयर्स। हर लेयर को दूसरी लेयर पर स्लाइड करने के लिए एक सफिशिएंट फोर्स रिक्वायर है ताकि वो फ्लो कर सके। इस चैप्टर में ये लेयर थ्योरी, कुछ ऐसे स्ट्रीमलाइन कॉन्सेप्ट्स जो होंगे वो आपस में कनेक्टेड मिलेंगे आपको। तो लेट्स से हम सबसे पहले विस्कोसिटी को डिस्कस करते हैं कि हमारे पास एक ऐसा फ्लूइड है किसी कंटेनर में जिसकी 4 लेयर्स हैं। 4th लेयर इज द बॉटम लेयर, 1 लेयर इज द टॉप लेयर। अब अगर इसको हमने फ्लो करवाना है तो हमें इस पर अप्लाई करनी पड़ेगी फोर्स। लेट्स से कि L लेंथ है या डेप्थ है इन लेयर्स की फ्लूइड में किसी कंटेनर में, और A इनका टॉप एरिया है। ऐसे कंसीडर कर लें कि ये बेसिकली आपके पास एक लेयर टाइप सिचुएशन है। तो A एरिया, L लेंथ। अब जब आप फोर्स अप्लाई करेंगे, एंड रिमेंबर दैट फोर्स शुड बी टेंजेंशियल फोर्स। टेंजेंशियल फोर्स टेंजेंट टू द लेयर अप्लाई करेंगे, द फ्लूइड विल स्टार्ट फ्लोइंग। लेकिन इस फ्लो में आप एक खास पैटर्न देख रहे हैं। जो 4th लेयर है वो फ्लो में सबसे पीछे है, और जो 1st लेयर है वो फ्लो में सबसे आगे है। इसकी वजह 4th लेयर पर ऊपर वाली तीनों लेयर्स का दबाव है, लिहाजा उसके ऊपर जो प्रेशर है वो उसको फ्लो करने में दुश्वारी दे रहा है, मुश्किल दे रहा है। जबकि टॉप लेयर पर कोई ज्यादा एक्सटर्नल प्रेशर नहीं है, इसलिए वो इजी टू मूव, इजी टू फ्लो है। इसका मतलब है कि लेयर्स की जो वेलोसिटी है वो विद रिस्पेक्ट टू डेप्थ चेंज होती। जितनी डेप्थ में कोई लेयर एग्जिस्ट करेगी उस पर फोर्स भी उतनी ज्यादा लगेगी। सो यहां पर हम प्रोपोर्शनलिटी में 2 चीजें कंसीडर करेंगे। एक तो लेयर्स की जो वेलोसिटी है वो विद रिस्पेक्ट टू डेप्थ चेंज हो रही। सो वी विल टेक 2 प्रोपोर्शनलिटीज। नंबर 1, टू मेक अ फ्लूइड टू फ्लो द फोर्स शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया दैट फ्लूइड ऑक्युपाइज। देन दिस फोर्स शुड ऑल्सो बी प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू डेप्थ या विद रिस्पेक्ट टू लेंथ ऑफ द फ्लूइड। दोनों प्रोपोर्शनलिटीज को इकट्ठा करें तो F इज प्रोपोर्शनल टू AV ओवर L, और प्रोपोर्शनलिटी को खत्म करें तो वी गेट अ कांस्टेंट ईटा। दैट सिंबल, इट्स अ ग्रीक लेटर, इट इज प्रोनाउंस्ड एज ईटा, और इस ईटा को कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के तौर पर इस चैप्टर में स्टडी किया जाएगा। अब ईटा यही रहे, लेंथ मल्टीप्लाई AV डिवाइड करें तो FL ओवर AV हमारे पास इक्वेशन बनती है। इसको यूनिट्स में चेंज करें, फोर्स न्यूटन, लेंथ मीटर, एरिया मीटर स्क्वायर, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड। मीटर से ये मीटर कैंसिल, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को आप लिख सकते हैं पास्कल, और साथ मल्टीप्लाई होगा सेकंड। तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कैन बी रिटन एज पास्कल सेकंड। लेकिन यहां पास्कल सेकंड से हटकर एक और यूनिट भी इसका यूज होता है, पास्कल इनटू सेकंड। पास्कल बेस यूनिट्स में होता है किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और साथ सेकंड मल्टीप्लाई करें तो बेस यूनिट्स में कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड। ये बेस यूनिट्स हो गए, और इन्हीं बेस यूनिट्स की बिना पर किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड आप डायमेंशंस भी बना सकते हैं, M, L-1, T-1। ये चीज जो मैंने आपको इतनी डिटेल में इसके यूनिट समझाए हैं वो इसलिए कि ये यूनिट्स मोस्टली MCQ में बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब आते हैं विस्कोसिटी, जिसे हमने अंडरस्टैंड कर लिया कि ये फ्रिक्शनल इफेक्ट है और लेयर्स को दूसरी लेयर्स पर चलने में दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। अब विस्कोसिटी जो है
विस्कोसिटी गैसेस में और लिक्विड्स में डिफरेंट बिहेवियर्स की वजह से होती है। विस्कोसिटी गैसेस में है बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन प्रोसेस और विस्कोसिटी लिक्विड्स में होती है बिकॉज ऑफ कोहेसिव फोर्सेस। डिफ्यूजन प्रोसेस, कोहेसिव फोर्सेस, यानी गैसेस में डिफ्यूजन जो है ये पर्पस है, ये बेसिक कॉज है विस्कोसिटी की। और लिक्विड्स में जो कोहेसिव फोर्सेस होती हैं, दीज आर द रीजन फॉर द विस्कोसिटी इन द फ्लूइड्स। अब जब भी कोई मटेरियल विस्कस होगा, विस्कोसिटी होगी उसमें, तो उससे जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव करेगा या पास करेगा तो उसको एक अपोजिशन का सामना करना पड़ेगा। जस्ट लाइक आप बाइक ड्राइव करते हुए या गाड़ी पे जाते हुए गाड़ी के शीशे से हाथ बाहर निकालेंगे तो आपको एक अपोजिंग फोर्स फील होगी। अब हवा फ्लूइड है, आप उस फ्लूइड में मूव कर रहे हैं। एवरी विस्कस मटेरियल जिसमें से आप मूव करेंगे वो आप पर अपोजिंग फोर्स एक्सर्ट करेगा। दैट अपोजिंग फोर्स इज नेम्ड एज ड्रैग फोर्स। वैसे तो ये ड्रैग फोर्स हर डिफरेंट ऑब्जेक्ट के लिए डिफरेंट होगी, डिफरेंट बॉडीज के लिए डिफरेंट होगी, हैवियर और मैसिव ऑब्जेक्ट्स के लिए इसके फॉर्मुलेशन डिफरेंट होगी। लेकिन विलियम स्टोक्स नामी एक साइंटिस्ट ने इसको माइक्रोस्कोपिक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स के लिए कैलकुलेट किया था एंड ही गॉट एन इक्वेशन कि अगर एक स्मॉल स्फेरिकल बॉल किसी फ्लूइड से v वेलोसिटी के साथ और r रेडियस के साथ मूव करे तो उस पर लगने वाली जो ड्रैग फोर्स है Fd, इट विल बी टेकन एज 6 पाई ईटा rv। इसी तरह नॉर्मल स्पीड्स पर ये ड्रैग फोर्स एग्जिस्ट करती है, लेकिन अगर बॉडीज हैवी हो या वेलोसिटीज बहुत ज्यादा हो तो बुक पे लिखा है कि एट हाई स्पीड्स द ड्रैग फोर्स इज नॉट सिंपली प्रोपोर्शनल टू v। और इसमें अगली कैटेगरी ये है कि मतलब डिफरेंट हायर लेवल बुक्स में लिखा है कि ड्रैग फोर्स हायर वेलोसिटीज के लिए वेलोसिटी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती। सो कनेक्ट द डॉट्स कि मैटर विच कैन फ्लो इज कॉल्ड फ्लूइड, गैसेस एंड लिक्विड्स बोथ आर फ्लूइड्स। Every fluid has a frictional effect between its different layers, so it need a force to flow in any direction. ये force tangential होनी चाहिए, force लगेगी different layers की, different velocity होगी, ये force proportional to area और proportional to velocity with respect to depth होगी। Coefficient of viscosity is unitized as Pascal seconds and kilogram per meter per second and its dimensions are ml-1 t-1. Viscosity in different materials is because of different reasons. Viscosity in gases is due to diffusion, viscosity in liquid is due to cohesive forces. Every material that passes through a viscous medium, it will suffer a drag force. उस पर एक drag force लगेगी। Microscopic spherical objects के लिए ये drag force calculated है by Stokes law and its equation Fd is equal to 6 pi eta rv। अपने very next lecture में हम इसी formulation को base बनाएंगे Fd is equal to 6 pi eta rv and we will calculate the terminal velocity of a freely falling droplet. Dear students, आज हम चैप्टर नंबर 6 का टॉपिक 6.2 पढ़ेंगे, टर्मिनल वेलोसिटी। लास्ट लेक्चर में हमने विस्कोसिटी को डिस्कस किया था और विस्कस मीडियम से गुजरने वाले ऑब्जेक्ट पर लगने वाली ड्रैग फोर्स को डिस्कस किया था। आज उसी ड्रैग फोर्स की एक एप्लीकेशन हम देखेंगे कि ये जो छोटे छोटे रेन ड्रॉपलेट्स या फॉग ड्रॉपलेट्स होते हैं ये हवा में सस्पेंडेड नजर आते हैं। सस्पेंडेड इसलिए कि दे अटेन यूनिफॉर्म मैक्सिमम वेलोसिटीज। वो कैसे वेलोसिटी अटेन होती है कि जब ये हवा में डाउनवर्ड फॉल करते हैं अंडर द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी, तो वेलोसिटी अटेन करने की वजह से इनके ऊपर अपवर्ड ड्रैग फोर्स लगना शुरू हो जाती है। जब ये वेट और ड्रैग बैलेंस होते हैं उस पॉइंट पर बॉडी की जो वेलोसिटी होती है उसको टर्मिनल वेलोसिटी कहा जाता है। जैसे डेफिनेशन है कि टर्मिनल वेलोसिटी इज द मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन्ड बाय अ फ्रीली फॉलिंग ड्रॉपलेट थ्रू अ विस्कस मीडियम अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी कोई भी ड्रॉपलेट या ऑब्जेक्ट अगर किसी विस्कस मीडियम में फॉल करेगा तो इट कैन अटेन टर्मिनल वेलोसिटी एंड इट शुड बी द मैक्सिमम वेलोसिटी दैट इट कैन अटेन। इसका डायग्रामेटिक ओवरव्यू ये है कि जस्ट कंसीडर के एक रेन ड्रॉपलेट है जो अपना जर्नी या अपना मोशन अभी जस्ट स्टार्ट ले रहा है, यानी अभी उसके पास नियरली जीरो वेलोसिटी है। उसका वेट एक्ट करेगा डाउनवर्ड और उसके ऊपर कोई अपवर्ड ड्रैग फोर्स एक्ट नहीं करेगी। अब नेट फोर्स की इक्वेशन जो आप सेकंड लॉ ऑफ मोशन से क्रिएट कर सकते हैं, mg डाउनवर्ड लगने वाली फोर्स है और fd अपवर्ड लगने वाली फोर्स है। इन दोनों फोर्सेस के डिफरेंस से हम बॉडी में पैदा होने वाली एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं। चूंकि स्टार्ट में ड्रैग फोर्स इक्वल्स टू जीरो है, सो fd का फैक्टर जीरो हो जाएगा और mg बराबर आएगा ma के। m से m भी कैंसिल हो जाएगा तो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू ग्रेविटी। नाउ वॉच केयरफुली। In the beginning, we considered that the velocity is nearly zero, but in the beginning, acceleration is equal to g,
विच इज रिगार्डेड एज मैक्सिमम एक्सेलरेशन। फिर इसका मोशन आगे फर्दर प्रोसीड करेगा, इसकी वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, लिहाजा इस पर ड्रैग फोर्स भी इंक्रीज करेगी। ड्रैग फोर्स इंक्रीज करने की वजह, ड्रैग फोर्स की इक्वेशन मैं फिर रिकॉल कर रहा हूँ, एफ डी इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। एज द वेलोसिटी विल इंक्रीज द ड्रैग फोर्स विल इंक्रीज। अब देखें यही नेट फोर्स की इक्वेशन। अब चूंकि ये ड्रैग फोर्स इक्वल्स टू 0 नहीं है, लिहाजा एम जी विल नॉट बी एग्जैक्टली इक्वल्स टू एम ए, और इसको सॉल्व करने पे हमें ये मिलेगा कि अब एक्सेलरेशन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से कम हो गई। द प्रोसेस विल गो ऑन, अल्टीमेटली एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर बॉडी पर जितनी डाउनवर्ड फोर्स लग रही है उतनी अपवर्ड ड्रैग फोर्स लग रही। अब ये जो नेट फोर्स की इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम फर्दर सॉल्व करें, ड्रैग फोर्स की जगह पर 6 पाई ईटा आर वी लिख दिया। अगर ड्रैग और वेट बैलेंस हो गए तो इट मींस इस बॉडी ने टर्मिनल वेलोसिटी अटेन कर ली, मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन कर ली। लिहाजा अगर हमारे पास v vt के इक्वल हो गया तो वी वुड हैव एक्सेलरेशन इक्वल्स टू 0। अब एक्सेलरेशन 0 क्यों होगी? जितना मैग्नीट्यूड mg का हो गया है उतना ही मैग्नीट्यूड fd का हो गया। इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, आंसर आएगा 0। अब यही 0 ma के इक्वल रखें तो मास कैन नॉट बी 0, हेंस एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0। सो जब बॉडी मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन कर चुकी होती है, एक्सेलरेशन 0। तो देखें इस सीक्वेंस को समझें, वेलोसिटी 0 से मैक्सिमम और एक्सेलरेशन मैक्सिमम से 0 हो चुकी है इन अटेनिंग द टर्मिनल वेलोसिटी। अब हम v की जगह vt और एक्सेलरेशन को 0 पुट करें तो mg माइनस 6 पाई ईटा आर vt इक्वल्स टू 0। नेगेटिव टर्म उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगी तो वी विल गेट 6 पाई ईटा आर vt इक्वल्स टू mg। वी हैव टू क्रिएट एन इक्वेशन फॉर टर्मिनल वेलोसिटी, तो vt यहीं रखेंगे, 6 पाई ईटा आर हम दूसरी तरफ डिवाइड करेंगे तो vt इज इक्वल टू mg ओवर 6 पाई ईटा आर। यहां से एक इंपॉर्टेंट रिलेशन की टर्मिनल वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी m ओवर r। अब इसमें m और r दोनों चीजें अननोन है एक किसी भी ड्रॉपलेट के लिए, तो हम करते ये हैं कि मास को भी रेडियस की टर्म्स में चेंज करते हैं ताकि हमारे पास इक्वेशन में सिर्फ एक वेरिएबल रह जाए। एज वी नो दैट मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी एज इट इज वॉल्यूम ऑफ अ स्फेरिकल ड्रॉपलेट 4/3 पाई आर क्यूब। सेम यही मास की वैल्यू हमने इस इक्वेशन में m की जगह पुट करनी। इक्वेशन में दोबारा रिकॉल कर दूं, ये सारा फैक्टर m की जगह पर है और वो पिछली इक्वेशन ही आ रही है mg ओवर 6 पाई ईटा r। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। इसको सिंप्लीफाई करेंगे आप, ये 3 और 6 18 बनेगा, पाई और पाई कैंसिल हो जाएंगे, r से एक r कैंसिल होगा, पावर 2 बच जाएगी। तो इक्वेशन विल बी सिंप्लीफाइड एज 4g r स्क्वायर रो ओवर 18 ईटा। अभी भी ये कैंसिल हो सकती है, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 9 18, तो 2/9 g r स्क्वायर रो ईटा। तो टर्मिनल वेलोसिटी को आप सिंपल यूं भी लिख सकते हैं कि टर्मिनल वेलोसिटी इज इक्वल टू 2g r स्क्वायर ओवर 9 ईटा। इस इक्वेशन का सबसे बड़ा बेनिफिट कि टर्मिनल वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस। सो ये दोनों इक्वेशंस यूज होती हैं। इनके आगे फर्दर यूजेस क्या होते हैं उसके लिए एंटी टेस्ट लेक्चर्स का आपको वेट करना पड़ेगा। इसमें आगे बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशंस निकलते हैं कि जब m ओवर r की प्रोपोर्शनलिटी हो तो इक्वेशंस, और r स्क्वायर की प्रोपोर्शनलिटी हो तो इक्वेशंस कैसे चेंज होती हैं। इसी तरह टर्मिनल वेलोसिटी का आप ग्राफिकल रिव्यू भी देख सकते हैं कि देखें विद रिस्पेक्ट टू टाइम वेलोसिटी के साथ क्या बना। वेलोसिटी 0 से स्टार्ट हुई, स्टार्ट होकर वेलोसिटी मैक्सिमम हुई। अब एक दफा जब ये वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, इसके बाद ये विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं होगी। चेंज ना होने की एक बड़ी वजह एक्सेलरेशन का 0 होना भी है कि जब एक्सेलरेशन 0 हो तो या तो बॉडी रेस्ट पर आ जाएगी, ये रेस्ट पर तो आएगा नहीं क्योंकि ये डाउनवर्ड फॉल कर रहा था। दूसरी कंडीशन होती है कि बॉडी की वेलोसिटी क्या हो जाए, यूनिफॉर्म हो जाए। तो ये जो टर्मिनल वेलोसिटी है ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी के केस में आती है। मैं फिर रिवाइज कर दूं चीज़ों को। टर्मिनल वेलोसिटी इज अ मैक्सिमम वेलोसिटी attained by freely falling droplet through viscous medium under the action of gravity. ड्रॉपलेट स्टार्ट करेगा मूवमेंट, एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगी, वेलोसिटी 0 होगी। ड्रॉपलेट स्पीड इंक्रीज करेगा, ड्रैग फोर्स इंक्रीज करेगी। जब ड्रैग और वेट बैलेंस हो जाएंगे, नेट फोर्स 0 हो जाएगी, एक्सेलरेशन 0 हो जाएगी, बॉडी मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन कर चुकी होगी। इस मैक्सिमम वेलोसिटी को नाम देते हैं टर्मिनल वेलोसिटी का। नेट फोर्स इक्वेशन से आपने स्टार्ट लेना है कि व्हेन एक्सेलरेशन इज 0, बॉडी हैज अटेन्ड टर्मिनल वेलोसिटी, सो दिस इक्वेशन विल गेट अ 0 इक्वालिटी रिलेशन।
VT की इक्वेशन बनाएं mg/6π r, फिर m को सॉल्व करें, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम 4/3πr³, सिंप्लीफाई करें, यू विल गेट द बुक रिजल्ट 2gr²/9 इस एक सिंपल रिजल्ट को, इस पे ठहरिए मत, इसे आप अपनी एग्जांपल जो फर्स्ट एग्जांपल है वो भी और अपना फर्स्ट न्यूमेरिकल जो है वो भी सॉल्व कर सकते हैं जस्ट बाय पुटिंग द वैल्यूज एंड ऑब्टेनिंग द गिवन डाटा। आज का हमारा टॉपिक फ्लूइड डायनामिक्स का टॉपिक 6.3 है जिसका नाम है फ्लूइड फ्लो। एक छोटा सा टॉपिक है, बस इसमें कुछ आइडियाज आपको जहन में रखने हैं जो आपको आगे आने वाले टॉपिक्स में काम आएंगे। फ्लूइड किस तरह फ्लो कर सकता है, इसमें दो बेसिक टाइप्स तो गिवन है, एक स्ट्रीम लाइन और लेमिनर फ्लो, और दूसरा गिवन है टर्बुलेंट फ्लो। स्ट्रीम लाइन या लेमिनर, ये अपने नाम से ही जाहिर है कि स्मूथ फ्लो ऑफ द फ्लूइड, जिसमें लेयर्स आपस में एक दूसरे को ओवरलैप ना करें, एक दूसरे में इंटरमिक्स ना हो। इसको अगर बुक डेफिनेशन के वाइज देखा जाए तो ये है कि द फ्लो इज सेड टू बी स्ट्रीम लाइन और लेमिनर। एक फ्लो को इस सूरत में स्ट्रीम लाइन और लेमिनर कहा जाएगा इफ एवरी पार्टिकल दैट पासिस अ पर्टिकुलर पॉइंट, अगर हर जर्रा जो किसी एक खास पर्टिकुलर पॉइंट से गुजर रहा है, मूव्स अलोंग एग्जैक्टली द सेम पाथ, उसी रास्ते से मूव करे एज फॉलोड बाय द पार्टिकल विच पासिस दैट पॉइंट अर्लियर, उसी रास्ते से मूव करे जिसको पहले किसी पार्टिकल ने पास किया हुआ है। और सिंपली याद रखना है तो द रेगुलर एंड स्टेडी फ्लो ऑफ अ फ्लूइड इज कॉल्ड स्ट्रीमलाइन और लेमिनर फ्लो। यहाँ आप डिफरेंट क्रॉस सेक्शन पाइप देख सकते हैं, यहाँ पर एरिया ज्यादा है और यहाँ पर एरिया कम है। अब यहाँ से कुछ नए आइडियाज आपके पास आएंगे। फर्ज करेंगे ये किसी फ्लूइड के पॉइंट्स हैं जो एक दूसरे के पाथ को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अब अगर मैं इन सब पॉइंट्स को आपस में कनेक्ट कर दूं तो ये जो लाइन बन रही है, इस लाइन को मैं स्ट्रीम लाइन का नाम दे सकता हूं। सो एक्चुअल में दीज आर द लेयर्स विच आर फ्लोइंग एज द पॉइंट्स आर मूविंग फॉरवर्ड। अब इसमें अगली चीज, एक लेयर दूसरी लेयर को क्रॉस नहीं कर रही, नंबर वन। नंबर टू कि ये जितनी भी लेयर्स हैं, जहां पे एरिया ज्यादा है वहां पर ये एक दूसरे से फार्दर अपार्ट होंगी, जहां एरिया कम होगा वहां ये एक दूसरे के क्लोजर आ जाएंगी। आने वाले टॉपिक्स में हम एक एप्लीकेशन देखेंगे कि जहां स्ट्रीम लाइंस एक दूसरे से दूर हों वहां पे फ्लूइड की स्पीड होती है लो, और जहां स्ट्रीम लाइंस एक दूसरे के करीब हों वहां पर स्पीड होती है हाई। सेम इसी तरह अब आ जाए टर्बुलेंट फ्लो पर। टर्बुलेंस जहां पर इरेगुलरिटी है, जहां पे लेयर्स आपस में इंटरमिक्स हो सकती हैं, द इरेगुलर एंड अनस्टेडी फ्लो ऑफ अ फ्लूइड इज कॉल्ड टर्बुलेंट फ्लो। फॉर एग्जांपल, एक बहते हुए फ्लूइड के सामने कोई हर्डल आ जाती है तो लेयर्स आपस में इंटरमिक्स होना शुरू हो जाएंगे, तो हम सिंपली इस फ्लूइड को नाम देंगे टर्बुलेंट का या इरेगुलर फ्लो का। अब मोस्टली ऐसा केसेस में देखा जाता है कि कुछ हद तक फ्लूइड्स का जो फ्लो है वो रेगुलर होता है और फिर किसी एक सर्टेन स्पीड पे जाके वो इरेगुलर हो जाए। फॉर एग्जांपल कि एक सिगरेट का धुआं अगर गौर से ऑब्जर्व किया जाए, बिल्कुल स्टार्ट में ये बिल्कुल एक स्मूथ फ्लो की तरह होगा, लेकिन फिर थोड़ा सा बुलंदी पर जाकर इस धुएं में ये स्विल्स पैदा होना शुरू हो जाएंगे। सो अप टू दिस पॉइंट द फ्लूइड फ्लो वाज लेमिनर एंड आफ्टर अ सर्टेन स्पीड इट बिकम्स टर्बुलेंट। अब बेसिक चेंजिंग जो फ्लो में लाई है वो है स्पीड। वो स्पीड जो लेमिनर फ्लो को चेंज कर दे टर्बुलेंट फ्लो में, यानी एक सर्टेन स्पीड जिसके बाद लेमिनर फ्लो टर्बुलेंट में चेंज हो जाए, उस वेलोसिटी को हम नाम देते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी का। सो ये दो फ्लूइड्स हैं, द रेगुलर एंड स्टेडी फ्लो इज कॉल्ड लेमिनर, द इरेगुलर एंड अनस्टेडी फ्लो इज कॉल्ड टर्बुलेंट फ्लो। क्रिटिकल वेलोसिटी, द वेलोसिटी अबव विच द लेमिनर फ्लो बिकम्स टर्बुलेंट। सिमिलरली इस टॉपिक में एक आइडियल फ्लूइड को डिस्क्राइब किया गया है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताए गए हैं। आपने ये 3 पॉइंट्स याद रखने हैं। नंबर 1, आइडियल फ्लूइड वो होगा जिसकी विस्कोसिटी 0 हो, यानी उसके इंटरनल लेयर्स के दरमियान कोई फ्रिक्शन एग्जिस्ट ना करे। उसकी डेंसिटी कांस्टेंट हो, यानी वो इनकंप्रेसिबल हो, आप उसको कंप्रेस करें भी तो उसकी डेंसिटी में फर्क ना पड़े। और लेमिनर फ्लो कि उसका जो फ्लो है वो स्ट्रीम लाइन होना चाहिए, उसके लेयर्स को आपस में ओवरलैप नहीं करना चाहिए। सो कांस्टेंट डेंसिटी में याद रखें कि अगर आप पाइप के डिफरेंट क्रॉस सेक्शंस पे फ्लूइड को स्टडी करते हैं तो एक पॉइंट पर उसकी डेंसिटी को हम कह सकते हैं डेंसिटी 1 और दूसरे पॉइंट पे कह सकते हैं डेंसिटी 2। लेकिन अगर फ्लूइड आइडियल है तो डेंसिटी 1 विल बी इक्वल टू डेंसिटी 2। सो आप एक सिंपल डेंसिटी से इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी अगर कहीं पर इक्वेशंस आपस में कैंसिल आउट हो तो डेंसिटी कैन बी कैंसिल्ड बाय द डेंसिटी फॉर एन आइडियल फ्लूइड। इन 3 प्रॉपर्टीज की बिना पर जब हम आइडियल फ्लूइड को डिस्क्राइब करते हैं
तो फिर हम आगे दो टॉपिक्स मजीद पढ़ेंगे। एक है मास कंजर्वेशन जिसे कहते हैं इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, और एक है एनर्जी कंजर्वेशन विच इज द फेमस बर्नौलीज इक्वेशन। सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे। इट्स अ फ्लूइड फ्लो। इसे सुने, इसके पॉइंट्स पर गौर करें ताकि आने वाले जो टॉपिक्स हैं वो आपके लिए आसान हो सके। डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 6 का टॉपिक 6.4 पढ़ने जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। बोर्ड में तकरीबन 3 से 4 बार ये क्वेश्चन जो है पिछले 10 सालों में सिलेक्ट होकर आ चुका है। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी जिसे हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी कहते हैं कि फॉर एन आइडियल फ्लूइड द एंटरिंग मास in the pipe from one end will be equal to the leaving mass from the other end। आइडियल फ्लूइड के लिए इसकी डेरिवेशन के कुछ और एस्पेक्ट्स हैं, नॉन आइडियल के लिए इसकी डेरिवेशन के कुछ और एस्पेक्ट्स हैं। मैं एफएससी लेवल पर ही इसके दोनों एस्पेक्ट्स बताऊंगा क्योंकि इसका नॉन आइडियल एस्पेक्ट जो है वो एक एग्जांपल में इस्तेमाल होता है। अब इसकी एग्जांपल ये है कि डेली लाइफ में पानी का छिड़काव तो आप सबने किया होगा। तो पाइप से जब पानी छिड़काया जाता है, अगर हम पाइप का जो एंड है वो आगे से दबा दें थोड़ा सा, तो उसका एरिया कम हो जाता है और आप देखते हैं कि जो पानी की स्पीड है वो पहले से ज़्यादा हो जाती है। फिर से आप उसको रिलीज करेंगे तो एरिया बढ़ जाएगा और स्पीड पहले से कम हो जाएगी। तो ये टॉपिक बेसिकली इसी चीज़ को एक्सप्लेन करता है कि जब आप किसी पाइप का एरिया कम करेंगे तो फ्लूइड की स्पीड ज़्यादा हो जाएगी, और जब एरिया ज़्यादा करेंगे तो फ्लूइड की स्पीड कम हो जाएगी। लेकिन आप एरिया कम करें और स्पीड बढ़ जाए तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि पानी ज़्यादा निकल रहा। अगर आप इक्वल टाइम के लिए दोनों वाटर लेवल्स को कैलकुलेट करें कि कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है वो एरिया ज़्यादा होने पर निकलता है 5 सेकंड में, और कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर 5 सेकंड में निकलता है एरिया कम होने पर, तो यू विल कम टू नो कि दोनों जो लेवल्स हैं वाटर के वो 5 सेकंड के अंदर अंदर सेम रहेंगे। तो पर सेकंड अगर इस इक्वेशन को देखा जाए तो एरिया कम होने या एरिया ज़्यादा होने से जो फ्लो है वाटर का उस पर कोई इफेक्ट नहीं होता, ये सिर्फ एरिया का कम या ज़्यादा होना है। सो इसकी डेरिवेशन के लिए सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन पर आ जाए। इसकी डेफिनेशन बुक के अकॉर्डिंग ये है द प्रोडक्ट। इट मीन्स हमें दो चीज़ों का प्रोडक्ट लेना है। कौन सी दो चीज़ें? द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ पाइप एंड द फ्लूइड स्पीड, और जो फ्लूइड की स्पीड है, इन दो चीज़ों का प्रोडक्ट एट एनी पॉइंट अलोंग द पाइप रिमेन्स कॉन्स्टेंट, दिस प्रोडक्ट शुड रिमेन्स कॉन्स्टेंट। दिस कॉन्स्टेंट, दिस ए वी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। अब इस चीज पे आपने फोकस रखना है कि कांस्टेंट क्या चीज है। दिस कांस्टेंट इक्वल्स वॉल्यूम फ्लो पर सेकंड, यानी ये जो कांस्टेंट है ये बराबर आएगा वॉल्यूम पर यूनिट टाइम के, और इट्स आल्सो नोन एज द फ्लो रेट, और इसको फ्लो रेट भी कहा जाता है। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखें तो यहाँ पर पाइप का एरिया ज्यादा है, मैंने इसीलिए जो ए अल्फाबेट है वो बड़ा लिखा है, और ये समझाने के लिए कि जहाँ पाइप का एरिया ज्यादा है वहां पर स्पीड कम होगी, मैंने वी को छोटा लिखा है। जहाँ एरिया कम होगा ए स्मॉल साइज में आ गया है, और जहां एरिया कम होगा स्पीड ज्यादा होगी तो वेलोसिटी का जो v है वो बड़ा लिखा है। लेकिन याद रखें ये प्रोडक्ट और ये प्रोडक्ट दोनों क्या रहेंगे? इक्वल रहेंगे। अब इसकी जो डायग्राम है कि लेट्स से आपके पास डिफरेंट क्रॉस सेक्शंस के पाइप्स हैं। एक साइड पर पाइप का एरिया कम है, वहां पर जो फ्लूइड है उसका मास डेल्टा एम 1 है। फ्लूइड जो जगह घेर रहा है, जो डिस्प्लेसमेंट उसने ऑक्यूपाई की हुई है वो डेल्टा x1 है, और ये फ्लूइड मूव करता है वेलोसिटी v1 से। अब ये फ्लूइड मूव करता हुआ जब पार्ट 2 पर आएगा या फ्लूइड के दूसरे एंड पर आएगा तो इसके हम मास को डेल्टा m2 का नाम दे लेते हैं। इसकी डिस्प्लेसमेंट डेल्टा x2, क्योंकि ये पाइप का एरिया ज़्यादा है तो ये एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट इसकी पहले से कम होगी। एरिया a2 है और यहाँ पर जो फ्लूइड की स्पीड है वो v2 है। ये डायग्राम आपने अंडरस्टैंड कर ली। अब इसमें कुछ की आइडियाज़ आपने जहन में रखने हैं। ये मेन आइडियाज़ हैं, अगर आप इनको प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंड कर गए तो ये डेरिवेशन कुछ भी मुश्किल नहीं है। डेंसिटी आप सब वाकिफ हैं, मास ओवर वॉल्यूम है, और मास किसके इक्वल होगा? अगर हम वॉल्यूम को इधर डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दें तो मास विल बी डेंसिटी टाइम्स वॉल्यूम। अनदर थिंग, ये हो गया पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, वॉल्यूम, लेंथ, विड्थ, हाइट, कोई भी थर्ड डायमेंशन जिसे हम एक्स कह लेते हैं। लेंथ और विड्थ का प्रोडक्ट एरिया, ये प्रोडक्ट एरिया आ गया, और एक्स को साथ वैसे मल्टीप्लाई कर दिया। तो याद रखना है वॉल्यूम को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एरिया इंटू अनदर डायमेंशन एक्स। फिर डिस्टेंस इक्वेशन पर आ जाए, एस इज इक्वल टू वी टी। अब s की जगह पर x, क्योंकि x भी एक डिस्टेंस है, एक लेंथ है, एंड इट कैन बी रिटन एज v इंटू टी। तो 3 चीजें आपने ज़हन में लेकर चलनी है। मास है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम है एरिया इंटू डिस्टेंस, और डिस्टेंस है स्पीड इंटू टाइम। नाउ इन ऑर्डर टू डिराइव दिस इक्वेशन, क्योंकि मैंने कहा था कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, ये चीज बार बार मैं बता रहा हूं क्योंकि एमसीक्यूज में ये बहुत पूछी जाती है कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, तो जो भी ऑप्शन दी होगी उसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो राइट आंसर होगा। नाउ अप्लाइंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के डेल्टा m1 द फ्लूइड एंटरिंग फ्रॉम वन एंड ऑफ द पाइप
should be equal to delta m2 the fluid leaving the other end of the pipe. अब इसमें हम पहले सिंगली डेल्टा m1 को कैलकुलेट करते हैं. अभी मैंने कहा था कि मास होता है डेंसिटी टाइम्स वॉल्यूम, तो डेल्टा m1 विल बी इक्वल टू डेंसिटी 1 इंटू वॉल्यूम 1. नंबर 1 स्टेप. नंबर 2, यही वॉल्यूम a इंटू एक्स के तौर पे लिखा जा सकता है. सो a1 इंटू डेल्टा x1, a1 इंटू डेल्टा x1, इट विल गिव यू द वॉल्यूम ऑफ दैट एंड ऑफ द पाइप. फिर x को वेलोसिटी इंटू टाइम, v1 और डेल टी. अब टाइम हम इसके साथ 1 इसलिए नहीं लिख रहे, हम इस इक्वेशन को टाइम इंडिपेंडेंट कर रहे हैं. पर सेकंड कैलकुलेशन जो है वो हम इसमें कर रहे हैं. सो यहां पर डेल्टा m1 की ब्रीफ इक्वेशन हमारे पास आती, ρ1 a1 v1 डेल टी. सिमिलर करके आप डेल m2 लिख सकते हैं ρ2 a2 v2 एंड डेल टी. दोनों मासेस हमारे पास आ गए. अब हम यहीं से कैलकुलेशन लेकर जाएंगे आइडियल और नॉन आइडियल फ्लूइड की तरफ. सो देखें, डेल्टा m1 शुड बी इक्वल टू डेल्टा m2. आइडियल फ्लूइड के लिए क्या केस होगा, दोनों इक्वेशंस को आमने सामने लिख दिया, ये और ये इक्वेशन. अब चूंकि हमें टाइम इंडिपेंडेंस चाहिए तो हम टाइम को कैंसिल कर देते हैं. सिमिलरली आइडियल फ्लूइड वो होता है जो पिछले लेक्चर में मैंने बताया कि डेंसिटी 1 शुड बी इक्वल टू डेंसिटी 2, द डेंसिटी एट वन एंड ऑफ द पाइप शुड बी इक्वल टू द डेंसिटी ऑन द अदर एंड ऑफ द पाइप. सो अगर डेंसिटी 1 इक्वल्स टू डेंसिटी 2 है तो इसका मतलब है कि हम इसको डेंसिटी ही कंसिडर कर सकते हैं. तो इट सिंपली मीन्स कि डेंसिटी का फैक्टर भी यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा. अब इक्वेशन में बच क्या गया है, a1 v1 a2 v2, a1 v1 इक्वल्स टू a2 v2 के अगर प्रोडक्ट पहले एंड पर एरिया और वेलोसिटी का बराबर है दूसरे एंड पर एरिया और वेलोसिटी का, तो इट सिंपली मींस कि प्रोडक्ट ऑफ a एंड v रिमेन्स कांस्टेंट. अब जैसे शुरू में बात की कि दिस कांस्टेंट इक्वल्स वॉल्यूम फ्लो पर सेकंड. अब एरिया और वेलोसिटी को सिंपली लिख लें. एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर है, वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड है. मीटर और मीटर स्क्वायर को मल्टीप्लाई करें तो मीटर क्यूब बनेगा. मीटर क्यूब यूनिट होता है वॉल्यूम का, सेकंड यूनिट होता है टाइम का. तो यही बात हमने की थी कि एरिया और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है कांस्टेंट एंड दैट कांस्टेंट इक्वल्स टू वॉल्यूम पर यूनिट टाइम. कि इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर ही पाइप से बाहर आएगा, चाहे आप एरिया और वेलोसिटी के साथ जो मर्जी चेंज करते रहे. अब आती है बात नॉन आइडियल फ्लूइड पर. नॉन आइडियल फ्लूइड के लिए जो प्रोडक्ट ऑफ रो ए वी है ये कांस्टेंट होता है, और ये कांस्टेंट हम साबित करेंगे कि ये कांस्टेंट होता है मास पर यूनिट टाइम के. सो हाउ विल प्रूव दैट, सेम डेल m1 इक्वल्स टू डेल m2, वही इक्वेशन दोबारा लिखी. टाइम इंडिपेंडेंस है, टाइम को कैंसिल कर दें. नाउ लुक, डेंसिटी 1 इक्वल्स टू डेंसिटी 2 ये नहीं है यहां पर, क्योंकि नॉन आइडियल फ्लूइड में जो फ्लूइड होता है वो कंप्रेसिबल होता है, उसकी डेंसिटी चेंज हो सकती है, लिहाजा हम यहां पर डेंसिटीज को कैंसिल नहीं कर सकते. सो वी विल हैव टू से दैट ρ1 a1 v1 इक्वल्स टू ρ2 a2 v2 एंड दिस विल इक्वल टू कांस्टेंट. नाउ व्हाट्स दिस कांस्टेंट, डेंसिटी एरिया और वेलोसिटी के यूनिट्स को मल्टीप्लाई कर लें. अभी हमने एरिया और वेलोसिटी का प्रोडक्ट फाइंड किया था वॉल्यूम ओवर टाइम. अब वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, यहां पर वॉल्यूम इनटू डेंसिटी किसके इक्वल है, मास के. तो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी मास टाइम एज इट इज. सो दिस प्रोडक्ट इक्वल्स टू मास ओवर टाइम एंड ए वी प्रोडक्ट इज इक्वल टू वॉल्यूम ओवर टाइम. यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको न्यूमेरिकल्स में काम आ सकती हैं कि एक तो बिल्कुल इसी टॉपिक से नेक्स्ट एक एग्जांपल है, वो एग्जांपल रो ए वी इक्वल्स टू एम ओवर टी से सॉल्व होगी. फिर इसी तरह ए वी इक्वल्स टू वॉल्यूम ओवर टाइम. एरिया कैन बी रिटन एज पाई आर स्क्वायर इनटू वेलोसिटी इज इक्वल टू वॉल्यूम ओवर टाइम. तो अगर किसी पाइप का साइज आपको फाइंड करना हो तो यहाँ पे आर उसका जो इंटरनल रेडियस या इंटरनल डायमीटर है वो आप फाइंड कर सकते हैं. सो समराइज करें इस लेक्चर को, तो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है. द एंटरिंग मास शुड बी इक्वल टू द लीविंग मास. प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड वेलोसिटी एट एनी पॉइंट अलोंग द पाइप रिमेन्स कांस्टेंट. दिस कांस्टेंट इज इक्वल टू वॉल्यूम ओवर टाइम. यानी जितना भी वॉल्यूम होगा वाटर में वो पर यूनिट टाइम इट विल रिमेन सेम वेदर यू कीप द एरिया लार्जर और स्मॉलर. Similarly, for an ideal fluid, the product of A and V is constant, and for a non-ideal fluid, the product of rho A and V, it remains constant. AV is equal to volume over time, and rho V is equal to mass per unit time. Dear students, आप सब कैसे हैं? आज का जो टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 6 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है बर्नौलीज इक्वेशन.
ये इक्वेशन फ्लूइड डायनामिक्स में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की हैसियत रखती है। ये इक्वेशन हमें बताती है कि प्रेशर का काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के साथ क्या रिलेशन है, प्रेशर का वेलोसिटी के साथ क्या रिलेशन है, हाइट चेंज होने से प्रेशर और वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ये सब कैसे वेरी करती। इस एनर्जी की जो डेरिवेशन है वो काफी ब्रीफ डेरिवेशन है बुक में चैप्टर नंबर 6 में। इसके जो कंटेंट्स हैं, सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ेंगे, फिर कुछ की पॉइंट्स जो आपको ये टॉपिक समझने में हेल्प आउट करेंगे, फिर इसकी डायग्राम अंडरस्टैंड करेंगे, फिर इसमें एनर्जी चेंजेस, वर्क एट द अपर एंड, वर्क एट द लोअर एंड, देन द टोटल वर्क डन, एंड देन वर्क डन विल बी इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक प्लस चेंज इन पोटेंशियल। एक्चुअल में ये मैं आपको समरी बता रहा हूं कि आपने इस समरी के 4 पॉइंट्स याद रखने हैं। बेसिकली आपने W1 फाइंड करना है। मैं यहां पर समरी के पॉइंट्स नोट डाउन कर रहा हूं कि पहला पॉइंट है W1, इसके बारे में याद रखना है ये पॉजिटिव वर्क होगा। फिर है W2, इसके बारे में याद रखना है ये नेगेटिव वर्क होगा। थर्ड पॉइंट टोटल वर्क जो इक्वल होगा W1 प्लस W2 के। एंड फाइनली आपने इस टोटल वर्क को इक्वल कर देना है चेंज इन काइनेटिक प्लस चेंज इन पोटेंशियल के। सो स्टार्ट करते हैं इसकी डेरिवेशन। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है कि फॉर एन आइडियल फ्लूइड द सम ऑफ प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। अब प्रेशर तो एक अंडरस्टैंडेबल टर्म है, कॉमनली यूज होती है, लेकिन आपके लिए शायद ये चीज नहीं हो, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। सो ये की पॉइंट्स पे एक नजर देखना है आपने। डेंसिटी मास ओवर वॉल्यूम है, काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv²। सो अगर ऐसा करें कि हम काइनेटिक एनर्जी को वॉल्यूम से और दूसरी साइड पर भी वॉल्यूम से डिवाइड कर दें तो मास ओवर वॉल्यूम कैन बी रिटन एज डेंसिटी। अब ये जो नोटेशन है 1/2 ρv², इट विल बी रीड एज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। सिमिलरली पोटेंशियल एनर्जी को भी वॉल्यूम पे डिवाइड करेंगे तो m/v की जगह रो आ जाएगा और ρgh ये कहलाएगा पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अब डेफिनेशन दोबारा पढ़ें। फॉर एन आइडियल फ्लूइड द सम ऑफ प्रेशर ke per unit volume, pe per unit volume remains constant, यानी these three quantities when belongs to a sum situation then their sum remains constant। अब इन तीन चीजों को ही हम एडअप क्यों कर रहे हैं, हम सिर्फ काइनेटिक एनर्जी और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी क्यों नहीं ले रहे। तो फिजिक्स में एक सिंपल रूल है कि हमेशा वही क्वांटिटीज आपको ऐड करनी पड़ती हैं या करनी चाहिए मोस्ट प्रोबेबली जिनके यूनिट सेम हो। अगर हम प्रेशर में एक सिंपल काइनेटिक एनर्जी ऐड करेंगे तो प्रेशर और काइनेटिक एनर्जी के यूनिट सेम नहीं है, लेकिन अगर आप यूनिट एनालिसिस करें तो आपको पता चलेगा कि प्रेशर का भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आंसर आएगा और इसके यूनिट्स भी बनाएंगे तो आपके पास आंसर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही आएगा, इवन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का भी। सो यूनिट्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी per unit volume, kinetic energy per unit volume and pressure are same. That's why we are adding up these three equations. Now come to diagram. कि let's say हमारे पास ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल से एक पाइप किसी सर्टेन हाइट पर किसी सर्टेन क्रॉस सेक्शंस के साथ एग्जिस्ट कर रहा है, अपर एंड और ये रहा लोअर एंड। अब अपर एंड पे फ्लूइड की जो डिस्प्लेसमेंट Δx1, फ्लूइड पर लगने वाला प्रेशर P1, एरिया A1, वेलोसिटी V1 और हाइट H1। सिमिलरली लोअर एंड पर ये सारी टर्म जो है वो 2 पॉइंट के साथ आ जाएंगी। नाउ वॉच, P प्रेशर 1 जिसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स द फ्लूइड है और P2 प्रेशर 2 जिसकी डायरेक्शन अगेंस्ट द फ्लूइड। तो यहां पर फ्लूइड फोर्स के अगेंस्ट वर्क होगा और यहां पर फ्लूइड की डायरेक्शन में वर्क होगा। दैट्स व्हाई दिस वर्क विल बी टेकन एज पॉजिटिव एंड दिस वर्क विल बी टेकन एज नेगेटिव। अब अगर ये फ्लूइड मूव करके पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक आता है तो देखिए इसकी हाइट भी चेंज हुई, इसका मतलब है पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगा, और नीचे की तरफ आते हुए इसकी स्पीड में भी इजाफा होगा, इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी में भी चेंज आएगा। तो आपने सिर्फ डायग्राम को देख के ये दो एनर्जी चेंजेस ध्यान में रख लेनी कि चेंज इन काइनेटिक इज v2² माइनस v1², चेंज इन पोटेंशियल इज h2 माइनस h1, बाकी वो फॉर्मूला कंप्लीट हो जाएगा। सो ये दो चेंजेस आपने ध्यान में रखनी। अब आते हैं इसमें वर्क एट द अपर एंड। वर्क की सिंपल डेफिनेशन है W इज इक्वल टू F1 del x1 यानी F डॉट D। अब फिर इसी तरह एफ डी कॉस थीटा है, यहां पर हम F1 x1 और F की जगह पे लिखते हैं P1 A1। इस चीज को मैं क्लियर कर दूं कि देखें प्रेशर इक्वल होता है फोर्स पर यूनिट एरिया के, तो यहां से हम फोर्स लिख सकते हैं कि इट इज प्रेशर टाइम्स एरिया। सो F1 की जगह पर P1
A1 लिख के साथ हम डेल x1 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास समरी का पहला पॉइंट आ गया W1। अब यहां पर एक छोटा सा नोट मैंने लिखा है, जो बुक पे एज इट इज लिखा है कि इट्स द पॉजिटिव वर्क बिकॉज वर्क इज डन ऑन द फ्लूइड बाय द फ्लूइड बिहाइंड इट। इस फ्लूइड पर बिहाइंड द फ्लूइड जो आके वर्क कर रहा है उसकी वजह से ये एनर्जी गेन कर रहा है, दैट्स व्हाई इट विल बी टेकन एज नेगेटिव। नाउ वर्क डन एट द लोअर एंड, आपने यही इक्वेशन सिमिलरली लिखनी है P2 A2 del x2 बट विद द नेगेटिव साइन, एंड फॉर द नेगेटिव साइन यू कैन गिव द रीजन कि नेगेटिव वर्क इज नेगेटिव बिकॉज वर्क इज डन अगेंस्ट द फ्लूइड फोर्स। ये डायरेक्शन ऑफ प्रेशर और ये डायरेक्शन ऑफ प्रेशर आपस में ऑपोजिट है। अब W1 भी आ गया, W2 भी आ गया। नाउ कम टुवर्ड्स द टोटल वर्क। ये स्टेप गौर से समझना है आपने। W टोटल वर्क इज W1 प्लस W2। अब W1 पॉजिटिव है और W2 नेगेटिव है। सिमिलरली डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी इनटू टाइम लिखा जा सकता हो इसको, जैसे S इज इक्वल टू VT है, ये पिछली इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी का रेफरेंस है। सो A1 V1 del T, A2 V2 del T, इट रिलेट्स टू द वॉल्यूम। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी में भी हमने ये पढ़ा। तो हम A1 V1 del T, A2 V2 del T की जगह पर सिंपल वॉल्यूम रिप्लेस कर देते हैं और फिर इसमें से वॉल्यूम को क्या लिया जाएगा, कॉमन। सो इस स्टेप को फिर सुनना है, डिस्प्लेसमेंट को वेलोसिटी टाइम, यहां से इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी का फैक्टर आपने ध्यान में रखना है कि प्रोडक्ट ऑफ AV बराबर होता है वॉल्यूम ओवर टाइम के, लेकिन वो जो टाइम है वो भी हम AV के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सो पीछे बचेगा क्या, वॉल्यूम। और आपको पता है कि इक्वल टाइम में जो वॉल्यूम ऑफ वाटर इट रिमेन्स सेम, इसलिए हम यहाँ पे V1 और V2 की बजाय सिंपल V लिखेंगे और फिर V को इसमें से कॉमन ले लिया जाएगा। अब ये हमारे पास समरी का तीसरा पॉइंट आ गया कि टोटल वर्क इज इक्वल टू P1 माइनस P2 इंटू V वॉल्यूम। अब आते हैं फाइनल स्टेप पर कि वर्क विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक प्लस चेंज इन पोटेंशियल। अभी टोटल वर्क हमने कैलकुलेट किया P1 माइनस P2 इंटू V। दूसरी तरफ आपने ये रहा चेंज इन काइनेटिक और ये रहा चेंज इन पोटेंशियल। नाउ लिसन, वॉल्यूम जो है उसे लिखा जा सकता है मास ओवर डेंसिटी, तो यहां पर ये मास ओवर डेंसिटी में रिप्लेस किया और बाकी इक्वेशन एज इट इज, चेंज इन काइनेटिक, चेंज इन पोटेंशियल। अब इससे जो नेक्स्ट स्टेप है वो मैंने डायरेक्ट किया यहां पर कि इस पूरी इक्वेशन में से मास आएगा कॉमन, और जब ये कॉमन आएगा तो ये इस मास से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। सो वी कैन कैंसिल द मास विद द लेफ्ट हैंड साइड मास। अब यहां से मास कैंसिल, यहां से मास कैंसिल, तो इक्वेशन 1 ओवर रो, और इस पूरी इक्वेशन में से मास एलिमिनेट हो जाएगा। अब आपने यही डेंसिटी दूसरी तरफ मल्टीप्लाई करनी है सब फैक्टर्स के साथ, डेंसिटी 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 एंड डेंसिटी। सो अब देखें, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। फाइनली आपको सिर्फ एक काम करना है कि जो 1 वाली टर्म्स है उन्हें एक तरफ, जो 2 वाली टर्म्स है उन्हें दूसरी तरफ कर दें। तो अपर एंड पर जो सम ऑफ प्रेशर, काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी है वो इक्वल है लोअर एंड पर सम ऑफ प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम के। सो अगर अपर एंड और लोअर एंड पर ये तीनों सम आपस में इक्वल है तो इट सिंपली मींस कि द सम ऑफ प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम फॉर एन आइडियल फ्लूइड ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। सो इस चीज को मैं फिर से समराइज कर रहा हूं। डेफिनेशन में आइडियल फ्लूइड का जिक्र लाजमी है क्योंकि हमें एक लैमिनर फ्लो, हमें एक आइडियल सिचुएशन चाहिए। सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। आप इसके समरी पॉइंट्स याद रखें, W1 फाइंड करें, फिर W2 फाइंड करें, फिर टोटल वर्क और फिर टोटल वर्क को इक्वल्स कर दें काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी के। एंड फाइनली यू जस्ट हैव टू प्रूव दैट दिस सम फॉर एन आइडियल फ्लूइड ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट एंड रिमेंबर वन थिंग वेरी क्लियरली दैट इट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन फ्लूइड डायनामिक्स। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बर्नौलीज इक्वेशन की एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे, जिसमें सबसे पहली एप्लीकेशन जो कहलाती है टॉरिस-लिस थ्योरम। ये एप्लीकेशन हमें फ्लूइड की हाइट और स्पीड के दरमियान पाया जाने वाला रिलेशन जो है वो एक्सप्लेन करती। इसकी पहले डेफिनेशन देखी जाए तो द स्पीड ऑफ ए फ्लक्स। अब ए फ्लक्स क्या है? आपके पास एक वाटर टैंक है, उस वाटर टैंक में पानी फिल्ड है मुकम्मल तौर पे, या कोई भी लिक्विड फिल्ड है, और उसमें किसी जगह पर कोई लीकेज स्टार्ट होती तो उस लीकेज से शूट आउट करने वाला जो वाटर है, जो लिक्विड है, उस फ्लो को हम नाम देते हैं ए फ्लक्स का। तो द स्पीड ऑफ ए फ्लक्स
is equal to the velocity gained by the fluid in falling through a distance h1 minus h2। इस डिस्टेंस h1 माइनस h2 पे आपने अब गौर करना है। वाटर टैंक की पूरी हाइट h1 है, लेवल ग्राउंड से लेकर टॉप तक इसकी हाइट h1 है। हमने ऑरिफिस या होल जिस हाइट पे क्रिएट किया है वो हाइट h2 है। अब जो फ्लूइड की स्पीड है वो ना तो अकेली h1 पे डिपेंडेंट है ना अकेली h2 पे डिपेंडेंट है, बल्कि वो डिपेंडेंट है इस हाइट पर, जो डिफरेंस है वाटर का टॉप लेवल और ऑरिफिस का पॉइंट। सो ये डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा स्पीड उतनी ज्यादा होगी, ये डिस्टेंस जितना कम होगा स्पीड उतनी कम होगी। यानी अल्टीमेटली यू विल कम टू नो कि ये ऑरिफिस जितना ज्यादा टॉप के करीब जाएगा, ये डिस्टेंस कम होता जाएगा, तो ऑटोमेटिकली स्पीड ऑफ फ्लूइड भी कम होती जाएगी। और ये डिस्टेंस जितना बॉटम के करीब आता जाएगा उतनी ही ज्यादा फ्लूइड स्पीड बढ़ती चली जाएगी। इन शॉर्ट यही ऑरिफिस अगर बॉटम में क्रिएट किया जाए तो इस एक सर्टेन हाइट में जो H2 का फैक्टर है वो तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि ऑरिफिस बिल्कुल बॉटम पे आ गया। सो आपके पास जो फाइनल इक्वेशन होगी इसमें ये पूरी हाइट इंक्लूड होगी। अब इसकी डेरिवेशन करते हैं, फिर उसके बाद अल्टीमेटली एंड पे मैं आपको कुछ और फैक्ट्स बताता हूँ कि इसको डिराइव करने के लिए जो हमारे पास दो लेवल्स है, एक टॉप लेवल है, इसको हम यहाँ पे प्रेशर P1 है, और अगर यहाँ से फ्लूइड शूट आउट करता है तो वाटर लेवल भी नीचे की तरफ मूव करेगा, तो उसके नीचे की तरफ मूव करने की वेलोसिटी जो है वो V1 है। सिमिलरली यहाँ से जो फ्लूइड शूट आउट कर रहा है उसकी स्पीड V2 है, और यहाँ पर जो प्रेशर है वो P2 है। ये डिस्टेंस H1 H2 है, ये H1 है और ये H2 है। सो डेफिनेशन, द स्पीड ऑफ इफ्लक्स इक्वल्स टू द वेलोसिटी गेन्ड बाय द फ्लूइड एंड फॉलिंग थ्रू अ डिस्टेंस H1 माइनस H2 अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। अब इसे डिराइव करने के लिए आपने सबसे पहले स्टेप में पूरी बर्नौलीज इक्वेशन जो है वो राइट कर लेनी है, दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। अब देखें, चूंकि टैंक नॉर्मल एटमॉस्फेयर में पड़ा है तो जो P1 प्रेशर है वो इक्वल होगा P2 प्रेशर के, क्योंकि ये दोनों सिचुएशंस एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंडर हो रही हैं। अगर P1 और P2 इक्वल है तो हम यहाँ पे P1 को P2 से क्या कर सकते हैं, कैंसल आउट कर सकते हैं। सो इक्वेशन बगैर प्रेशर के लिख दी। अगले स्टेप में क्या करना है, नेक्स्ट अगर हम V1 और V2 का कंपैरिजन करें, ये रहा V2 जो कि बहुत हाई स्पीड है, और ये रहा V1 की ये लेवल के लो होने की स्पीड इतनी कम है कि वी कैन सिंपली स्टेट दैट V1 इज टू मच स्मॉलर देन V2, दैट V1 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 0। सो V1 का फैक्टर हम यहां से 0 कंसीडर कर लेंगे। अब V1 के बगैर इक्वेशन लिखनी। नेक्स्ट डेंसिटी, डेंसिटी और डेंसिटी दोनों तरफ से कॉमन आके कैंसिल हो जाएगी। नेक्स्ट इक्वेशन विदाउट डेंसिटी लिख देनी है आपने। उसके बाद ये जो GH2 का फैक्टर है इसे आपने इधर लाके करना है माइनस। सो GH1 माइनस GH2 जिसमें से G आ जाएगा कॉमन, 2 मल्टीप्लाई होगा दूसरी तरफ 2G H1 माइनस H2, और फिर स्केयर खत्म करने के लिए आप रूट लेंगे तो ये आपके पास फाइनल रिलेशन बचेगा कि स्पीड ऑफ इफ्लक्स, ये V2 स्पीड ऑफ इफ्लक्स है, is equal to the velocity gained by the fluid in falling through a distance H1 minus H2 under the action of gravity। अब यहीं से कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स जो है वो साथ साथ देखें आपके। अगर ये ऑरिफिस इस पॉइंट पे क्रिएट कर दिया जाए तो क्या होगा कि यहां पर जो डिस्टेंस H1 माइनस H2 है ये पहले से कम हो गया। इस डिस्टेंस के कम होने की वजह से जो स्पीड ऑफ इफ्लक्स है वो भी कम हो जाएगी। अब इसको आप डेली लाइफ में प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में देखें तो जो हमारे पास वाटर कूलर्स होते हैं उनमें जो टैप होता है, जो टूटी होती है, वो बिल्कुल इस पॉइंट पर नस्ब होती, ताकि मैक्सिमम लेवल मिले वाटर को। और आपको भी पता है जब कूलर पूरा भरा हो तो स्पीड ऑफ जो फ्लूइड है वो मैक्सिमम होती। सेम इसी तरह अगर हम होल कर देते हैं बॉटम में तो फिर H2 फैक्टर 0 है। इट मींस स्पीड कैन बी रिटन एज अंडर रूट 2G H, ये पूरी हाइट इंक्लूड होगी। अब एक बात पे गौर करें कि अगर हम इतनी हाइट से किसी बॉल को भी थ्रो करें या ड्रॉप कर दें लेट्स से, तो ऑन रीचिंग द ग्राउंड द बॉल विल हैव द सेम स्पीड बाय यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो जितनी स्पीड फ्लूइड गेन कर रहा है इस सर्टन हाइट से गिरने पर, अगर किसी बॉल को भी उतनी हाइट से ड्रॉप किया जाएगा तो वो भी सेम स्पीड अटेन करेगी। फिर इसी तरह अगर आपके पास डिफरेंट लेवल्स पर ऑरिफिस क्रिएट कर दिए जाए तो लेवल बॉटम से ज्यादा स्पीड होगी, टॉप से कम स्पीड होगी, और सबसे टॉप से स्पीड मिनिमम होगी।
सो और ज़्यादा आसान कर लें, ये याद रखें कि जो ओरिफिस बॉटम के जितना ज़्यादा करीब होगा उससे स्पीड उतनी ज़्यादा होगी, और जो ओरिफिस टॉप के करीब होगा उससे स्पीड उतनी कम होगी। सिमिलरली इसमें यही चीज़ नज़र आ रही है कि जो फ्लूइड पोटेंशियल एनर्जी गेन किए बैठा है, ये लेवल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी जो फ्लूइड ने गेन की है, इस ओरिफिस में से पानी का एमिट आउट होना ये है कि पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही है किस एनर्जी में, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फ्लूइड में। यहां तक तो ये सिंपल इलस्ट्रेशन होगी। फिर इसी टॉपिक में बुक के लास्ट पैराग्राफ में लिखा है कि अगर हम ओरिफिस का जो फेस है वो बजाय डाउनवर्ड करने के अपवर्ड कर दें, तो सिंपल जैसे जैसे यहां से वाटर का लेवल डाउन होता रहेगा या वाटर लीकेज होती रहेगी, यहां से पानी की जो फोर्स है वो फ्लूइड को अपवर्ड भी लिफ्ट करती रहेगी। सो दैट्स द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन कि टॉरेस्ली थ्योरम, स्पीड 2g h1 माइनस h2 के इक्वल है। घरों में जो टैंक्स होते हैं वो भी हम छतों पर इसलिए रखते हैं ताकि हाइट का फैक्टर और हाइट से जो टैप्स हैं उनमें पानी की जो स्पीड है वो अटेन हो सके। इसमें एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू याद रखना है कि जो फ्लूइड स्पीड है वो डेंसिटी डिपेंडेंट नहीं है। फ्लूइड स्पीड डेंसिटी पर डिपेंड नहीं करती है, सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करती है हाइट ऑफ द फ्लूइड पर। स्टूडेंट्स, अब हम बर्नौलीज इक्वेशन की सेकंड एप्लीकेशन पढ़ने जा रहे हैं जो है बर्नौलीज प्रिंसिपल। इसका एक और नाम भी है, इसे वेंट्री इफेक्ट भी कहा जाता है, जो बुक पर समरी में मेंशन है। ये रिलेशन हमें बताता है ताल्लुक स्पीड और प्रेशर के दरमियान, और एक बड़ा जबरदस्त रिलेशन जिसकी एग्जांपल से भरी पड़ी है दुनिया। ये रिलेशन याद रखिएगा कि वेयर द स्पीड ऑफ द फ्लूइड इज हाई द प्रेशर विल बी लो। इस टॉपिक को मैं बजाय कन्वेंशनल डेरिवेशन के आपको कुछ एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस के साथ ये समझाऊंगा, और आप उसी चीज को जहन में रख भी सकते हैं और याद भी रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये दो पेपर्स, इनको आमने सामने यूं प्लेस किया जाए। अब इनके दरमियान भी हवा मौजूद है और इनके साइड्स पर भी हवा मौजूद है। अब ये दोनों एक दूसरे से एक सर्टेन डिस्टेंस पर एग्जिस्ट कर रहे हैं क्योंकि बैक साइड और दरमियान में जो हवा का प्रेशर है वो सेम है। लेकिन आपने एक चीज देखनी है, अगर मैं इसके दरमियान फूंक मारूंगा तो इनके दरमियान डिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा। सो फॉर आपने ये ऑब्जर्व किया कि इनके दरमियान जब फूंक मारी गई तो डिस्टेंस बजाय बढ़ने के डिस्टेंस कम होना शुरू हो गया। ये एक सिंपल प्रिंसिपल है कि जहां पर मैं फूंक मार रहा हूं वहां पे फ्लूइड की स्पीड हो गई है हाई, और हाई स्पीड फ्लूइड जो है वो बेटर प्रेशर एक्सर्ट नहीं कर सकता। स्टैटिक फ्लूइड जो है वो ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट कर सकता है। सो जब इनके दरमियान से हवा गुजरी तो प्रेशर लो हो गया और स्पीड ऑफ फ्लूइड जो थी वो हाई होगी, जबकि कॉरेस्पॉन्डिंग प्रेशर जो साइडों पर थे वो उसके मुकाबले में ग्रेटर हो गई। इसी वजह से फोर्स हाई प्रेशर से किस तरफ लगना शुरू हो गई, लो प्रेशर की तरफ। तो ये दो प्रिंसिपल जहन में रख के चलते हैं कि ये दो पेपर्स हैं, अगर इनके दरमियान से हमने हवा पास की तो जो डिस्टेंस डी है वो पहले से क्या होना शुरू हो गया, कम। उसकी रीजन कि यहाँ पे जो स्पीड थी वो ज्यादा हुई जिसकी वजह से प्रेशर कम हो गया और पेपर्स के दरमियान डिस्टेंस कम होना शुरू हो गया। एक और एग्जांपल में आ जाए, लेट्स से आपके पास धागों से दो पिंग पोंग टेबल टेनिस बॉल्स लटकी हुई हैं। हेयर ड्रायर जो होता है, आप उससे ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि हेयर ड्रायर को आप पकड़ के बिल्कुल इसके सेंटर के करीब रख के उसे ऑन कर दें। अब यहाँ से स्पीड ऑफ एयर ज्यादा होगी, स्पीड ऑफ एयर ज्यादा होगी तो ऑब्वियसली इस ड्यूरेशन में या इस जगह पर प्रेशर ऑफ एयर कम हो जाएगा। तो साइडवे प्रेशर ज्यादा होने की वजह से ये भी जो डिस्टेंस डी है वो पहले से कम होना शुरू हो जाएगा। घरों में जो चिमनियां हैं इनका जो अपर एंड है वो छत से भी ऊपर रखा जाता है, और अगर नीचे हम कमरे में आग जलाएं भी तो धुआं कमरे में नहीं फैलेगा। अब देखें, जहां चिमनी का अपर एंड है वहां पे एयर करंट्स, जो हवा की स्पीड है वो कमरे की निस्बत कहीं ज्यादा है। अब स्पीड ज्यादा है तो ऑब्वियसली बाहर प्रेशर कम है, और रिलेटिवली स्पीड कमरे के अंदर हवा की जो है वो कम है लेकिन प्रेशर ज्यादा है। अब हाई प्रेशर से जो फोर्स है वो लगनी है लो प्रेशर की तरफ, तो कमरे से जो हवा है वो धुएं को लेकर चिमनी से बाहर ट्रांसमिट कर देगी। क्रिकेट बॉल, क्रिकेट आप सब लोग देखते चले आ रहे हैं कि हार्ड बॉल जो होती है बॉलर उसे मुसलसल ट्राउजर से शाइन करता रहता है। बॉलर ऐसा सिर्फ बॉल की किसी एक साइड पे करता है, जैसे किसी एक साइड को शाइन रखता है और दूसरी साइड को रफ रहने देता है। इसे क्रिकेट बॉल में स्विंग पैदा होगी। वो कैसे कि जब बॉलर बॉल को थ्रो करेगा तो एयर में से पास करते हुए जो एयर की स्पीड है शाइनी साइड पे ज्यादा होगी और रफ साइड पे कम होगी। जहां मैं एयर लेयर्स को या स्ट्रीम लाइंस को क्लोजर बनाऊं तो याद रखिएगा वहां पे स्पीड ज्यादा होगी, जहां इनको फार्दर अपार्ट बनाऊंगा वहां पे स्पीड कम होगी। तो शाइनी सरफेस पे फ्रिक्शन कम है, एयर स्पीड ज्यादा,
एयर स्पीड ज़्यादा तो प्रेशर कम। अच्छा, यहाँ पर स्पीड कम, प्रेशर ज़्यादा। अब हाई प्रेशर से फोर्स लगेगी लो प्रेशर की तरफ, तो ये क्रिकेट बॉल शाइनी साइड की तरफ प्रोबेबली क्या हो जाएगी, स्विंग हो जाएगी। सेम इसी तरह फुटबॉल की एग्जांपल के आपने अक्सर देखा होगा, फुटबॉल किक मारता है तो बॉल गोल की तरफ जाते हुए ये टर्न लेकर गोल में एंटर होती। उसकी साइज ये है कि लेट्स से ये डायरेक्शन ऑफ एयर है और किसी फुटबॉलर ने फुटबॉल को किक मारी है, ये फुटबॉल की लीनियर स्पीड है, लेकिन साथ ही साथ फुटबॉल घूम भी रहा है। अब आप देखें कि लेट्स से फुटबॉल एंटी क्लॉकवाइज घूमता है और ये एयर डायरेक्शन है, तो अपर साइड पे देखें एयर डायरेक्शन और स्पिनिंग मोशन ऑपोजिट है, यानी यहां पर स्पीड कम हो सकती है, बढ़ नहीं सकती। स्पीड कम होगी तो प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। ऑब्वियसली इस साइड पर एयर स्पीड और स्पिन मोशन दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो स्पीड बढ़ेगी मगर प्रेशर कम हो जाएगा। फोर्स हाई प्रेशर से लगेगी लो प्रेशर की तरफ, तो ये फुटबॉल जो है वो इस डायरेक्शन में स्पिन होगा। अब इसको याद रखने का आसान तरीका, लेट्स से ये एयर डायरेक्शन आप अज्यूम कर लेते हैं। अगर फुटबॉल फॉरवर्ड मूव करता हुआ एंटी क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है तो ये डिफ्लेक्ट होगा क्लॉकवाइज, और अगर क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है तो फिर ये डिफ्लेक्ट होगा एंटी क्लॉकवाइज। सिमिलरली इसी एप्लीकेशन की एक और इक्वेशन कि इतना भारी भरकम जहाज जो है ये हवा में कैसे उड़ लेता है, इस जहाज को रनवे पे भागना क्यों पड़ता है, ये इतना बड़ा एग्जॉस्ट इंजन जो है ये क्यों नस्ब होता है इस पर। तो एयरप्लेन की जो शेप होती है एरोडायनामिक शेप, इसको ऐसे डिजाइन किया जाता है कि जब ये रनवे पर भागता है तो जो एयर करंट्स हैं अपर एंड पर या एयर स्पीड एट द अपर एंड इट बिकम्स ग्रेटर एंड प्रेशर बिकम्स स्मॉलर, व्हाइल द स्पीड एट द लोअर एंड बिकम्स स्मॉलर एंड प्रेशर गेट्स हायर। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फोर्स लगती है, सो दिस डिफरेंस ऑफ प्रेशर एट द एयरप्लेन विंग P1 माइनस P2 इज कॉल्ड लिफ्ट ऑफ द प्लेन। जितना भारी भरकम जहाज आपको उड़ाना है ऑब्वियसली आपको लिफ्ट का फैक्टर भी उतना ही ग्रेटर चाहिए। फिर आ जाए परफ्यूम बॉटल्स पर। पहले वक्तों में परफ्यूम बॉटल्स बनाने का तरीका वेंट्री इफेक्ट की बेस पर काम करता था कि लेट्स से ये एक एयर बैग है, एयर बैलून है, आप इसे जोर से प्रेस करते हैं तो यहाँ पर एयर स्पीड बढ़ती है। अब एयर स्पीड बढ़ती है तो यहाँ पर जो परफ्यूम सरफेस पर एयर प्रेशर है वो बढ़ जाता है, और ये एयर प्रेशर कंपेल करता है परफ्यूम वेपर्स को टू राइज अप इन द वेसल एंड टू मिक्स अप विद द एयर। ये हाई स्पीड एयर और ये फ्यूम्स आपस में मिलकर यहाँ एक स्प्रे की सूरत में एमिट होते हैं। आजकल क्या यूज किया जाता है बॉडी स्प्रेज में, जब आप बॉडी स्प्रे की न्यू बॉटल परचेज करते हैं आप देखें उसे दबाकर, वो नहीं दबा पाएंगे आप, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा हाई प्रेशर, मोर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसमें जो है वो परफ्यूम को बंद किया होता है, उसमें गैस भरी होती। जैसे ही आप उसका बटन प्रेस करते हैं तो हाई प्रेशर से बाहर लो प्रेशर की तरफ जो हवा है वो एंटर होना शुरू हो जाती। सेम इसी तरह आपकी बुक में कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं, जैसे एक ट्रेन के लिए शॉर्ट क्वेश्चन है कि व्हाई इट इज डेंजरस टू स्टैंड नियर अ फास्ट मूविंग ट्रेन। इट्स वेरी सिंपल कि जहां से ट्रेन पास कर रही है अगर आप उसके बिल्कुल करीब खड़े तो ट्रेन पास करेगी तो वहां पे फ्लूइड स्पीड हाई हो जाएगी। फ्लूइड स्पीड हाई होने से वहां पर जो प्रेशर है वो लो होगा और आपके बैक साइड पे जो प्रेशर है वो हाई हो जाएगा और फोर्स लगेगी आपको हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, तो देयर इज अ चांस कि आप ट्रेन की तरफ गिर जाए। सेम इसी तरह एक और शॉर्ट क्वेश्चन है कि टू रो बोट्स, दो बोट्स हैं पानी में जो सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, तो ऐसा क्यों होता है कि ये दोनों सेम डायरेक्शन में जाते हुए एक दूसरे के साथ अटैच हो जाए। अब देखिए जो बोट्स के दरमियान वाटर है वहां पे एरिया कम है और फ्लूइड स्पीड ज्यादा होगी, स्पीड ज्यादा होगी तो प्रेशर ऑब्वियसली कम होगा, जबकि साइडवेज प्रेशर ग्रेटर होने की वजह से जैसे जैसे आहिस्ता आहिस्ता ये बोट्स आगे बढ़ेंगी तो साइडवे प्रेशर जो है इन बोट्स को आपस में इकट्ठा कनेक्ट कर देगा। तो ये सेकंड इक्वेशन है बर्नौलीज प्रिंसिपल, बर्नौलीज इक्वेशन की कि वेयर द स्पीड ऑफ द फ्लूइड इज हाई द प्रेशर विल बी लो। सिंपल याद रखें, स्टैटिक फ्लूइड कैन एक्सर्ट मोर प्रेशर देन द डायनामिक या मूविंग फ्लूइड। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन जो है वेंटरी रिलेशन। डियर स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे बर्नौलीज इक्वेशन की थर्ड एप्लीकेशन जो है वेंटरी रिलेशन। बहुत सिंपल सी डेरिवेशन है कि ये भी हमें प्रेशर डिफरेंस की मदद से स्पीड ऑफ फ्लूइड मेजर करने की जो है वो एबिलिटी प्रोवाइड करता है। लेट्स से हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल पाइप है जो ग्राउंड से एक लेवल हाइट पर है, एक तरफ एरिया या डायमीटर ऑफ पाइप ज्यादा है। अब जहां एरिया ज्यादा है ऑब्वियसली वहां पर स्पीड कम होगी अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, और वही फ्लूइड जब कॉन्स्ट्रिक्टेड पार्ट में यानी शॉर्टर एरिया में एंटर होगा तो वहां पर जो स्पीड है वो पहले से ज्यादा होगी। फिर पिछला रिलेशन देखें कि जहां पे स्पीड कम है वहां प्रेशर ऑफ फ्लूइड ज्यादा होगा,
और जहां स्पीड ज़्यादा है वहां प्रेशर ऑफ फ्लूइड कम होगा। यानी यहाँ पर आपको दो लेवल्स जो है वो डिफरेंस नजर आओगे कि यहाँ पे ज़्यादा प्रेशर मेंशन किया गया और यहाँ पे कम प्रेशर मेंशन किया गया। सो इस प्रेशर डिफरेंस की मदद से हम इस पॉइंट पर जो स्पीड ऑफ फ्लूइड है, जो कंस्ट्रिक्टेड पॉइंट है, वहां पर स्पीड ऑफ फ्लूइड फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग सम कंसिडरेशंस। फॉर एग्जांपल, आपने उसी तरह बर्नौलीज इक्वेशन को सिंपली राइट कर देना। अब चूंकि पाइप की हाइट ग्राउंड से सेम लेवल पर है हर पॉइंट पर, सो हाइट का फैक्टर दोनों साइड्स पे कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट कंसिडरेशन कि आप विदाउट पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इक्वेशन लिखते हैं। अब हम अगली बात कंसिडर करेंगे कि V1 स्पीड इतनी कम है V2 स्पीड से कि V1 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 0। सो ऑब्वियसली दिस फैक्टर विल बी रिड्यूस टू 0। अब इसके बगैर फिर इक्वेशन लिख दें, P2 इधर आके करें माइनस P1 माइनस P2, यहां पे रिलेशन बचेगा 1/2 रो V2 स्क्वायर। और यही सिंपल रिलेशन हमें प्रूव करना था कि द डिफरेंस ऑफ प्रेशर एट द टू डायमेट्रिकली पॉइंट्स इज इक्वल टू 1/2 रो V2 स्क्वायर। एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो एक डिवाइस बनाने में काम आता है, जिस डिवाइस को हम कहते हैं वेंट्रीमीटर। वेंट्रीमीटर जो है ये स्पीड ऑफ फ्लूइड मेजर करने के काम आता है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है वेंट्री रिलेशन के बारे में। इसके बाद जो एप्लीकेशन है वो है ब्लड फ्लो। अब उसमें चलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम बर्नौलीज इक्वेशन की फाइनल एप्लीकेशन पढ़ने जा रहे हैं, ब्लड फ्लो। तो स्टेप बाय स्टेप जिस तरह ये बुक में डिस्कस्ड है कि सबसे पहले ब्लड की इंफॉर्मेशन ये है कि ब्लड एक इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है, मतलब इसकी डेंसिटी कांस्टेंट है और इसकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी के इक्वल है। आपने देखा होगा कि जो वाटर है उसमें ब्लड मिक्स अप हो जाता है, इट मींस दोनों की डेंसिटीज सेम है। अब ब्लड का जो कलर है वो रेड है ड्यू टू रेड ब्लड सेल्स, आरबीसीज और 50% कंसंट्रेशन है रेड ब्लड सेल्स के। पानी में तो रेड ब्लड सेल्स नहीं होते, लिहाजा जो ब्लड है वो ज्यादा विस्कस है वाटर से, और 3 to 5 टाइम्स विस्कस है ब्लड वाटर से ड्यू टू द 50% कंसंट्रेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। अब हार्ट पंप करता है, हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स करता है, जिसकी वजह से आर्टरीज में जो ब्लड प्रेशर है वो 120 और 80 टॉर के राउंड अबाउट जो है वो एग्जिस्ट करता है। अब ब्लड प्रेशर को समझना है तो हम एक टायर ट्यूब की एग्जांपल लेते हैं। टायर ट्यूब की एग्जांपल ये है कि जो खासकर जो बॉयज हैं उन्होंने कभी ना कभी बाइक में या साइकिल में नई ट्यूब डलवाई होगी। अब जो ट्यूब जब आप परचेज करते हैं वो ट्यूब बिल्कुल फ्लैट होती है क्योंकि उसमें कोई और फ्लूइड एग्जिस्ट नहीं कर रहा। ये फ्लैट ट्यूब की एग्जांपल है। लेकिन जब इस ट्यूब में हवा भर दी जाए तो वो हवा इस ट्यूब के दोनों एंड्स को एक दूसरे से सेपरेट रखती है, यानी वो हवा पर यूनिट एरिया एक प्रेशर एक्सर्ट करती है कि टायर का ये पार्ट इस पार्ट से आके कोलैप्स ना हो, आपस में जुड़ ना जाए। इवन कोई साइकिल या बाइक पर बैठ भी जाता है तो हवा का प्रेशर इतना होता है कि वो टायर को इन्फ्लेटेड रख सके, फुलाए रख सके। तो टायर को इन्फ्लेटेड रखने के लिए हवा जो प्रेशर टायर के अंदर एक्सर्ट कर रही है पर यूनिट एरिया, इसको हम कहेंगे एयर प्रेशर इन द टायर। सेम इसी तरह हमारी जो आर्टरीज हैं, अगर उनमें ब्लड ना हो तो ये बिल्कुल फ्लैट हो। अब जब इसमें से ब्लड पास करता है तो ब्लड इन आर्टरीज को इन्फ्लेट करता है, फुला देता है, डिस्टेंट अपार्ट कर देता है ताकि ब्लड उसमें से इजीली पास कर सके। अब ये जो प्रेशर ब्लड एक्सर्ट करता है आर्टरीज पर इनको इन्फ्लेट रखने के लिए, इस प्रेशर को हम नाम देते हैं ब्लड प्रेशर का। इसकी दो वैल्यूज हैं, इसकी हाई वैल्यू सिस्टोलिक प्रेशर और इसकी लोअर वैल्यू डायस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक की वैल्यू याद रखनी है आपने 120 टॉर और डायस्टोलिक की है 80 टॉर। टॉर यूनिट ऑफ प्रेशर है जो 133.3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के इक्वल है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो 760 टॉर के इक्वल है। यहाँ पर एंड पे मैं ये भी समझाऊंगा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर ग्रेटर होता है या ब्लड प्रेशर ग्रेटर होता है। ब्लड प्रेशर इंसानी जिंदगी में एक बड़ा अहम रोल प्ले करता है। हमारी जो तबीयतें हैं, खासकर जो बुजुर्ग होते हैं, उनको हाई ब्लड प्रेशर का बहुत ज्यादा इशू रहता है। उसकी क्या वजूहत है? तो ब्लड प्रेशर मेजरमेंट के लिए जो डिवाइस यूज होती है वो है स्फिग्मोमैनोमीटर। ये 3 स्टेप्स में आप इसका नाम याद रख सकते हैं। ये एक पैड है जिसको बाजू पे लपेट कर एक पंप की मदद से एयर प्रेशर जो है वो एक्सर्ट किया जाता है। अब इसकी क्या साइंस है? बेसिकली इस एयर बैग को बाजू पे लपेट कर इस पंप को इतना ज्यादा दबाकर इसमें हवा भर दी जाती है कि आपकी जो बाजू में मेजर कोई आर्टरी है वो बिल्कुल क्लोज हो जाए। इसके बिल्कुल क्लोज होने का मतलब है कि अब आपने जो एक्सटर्नल प्रेशर है, जो आपका एक्सटर्नल प्रेशर है, it has become greater than your systolic pressure, so no blood can pass through this artery now। अच्छा, जब आप इसको प्रेशर को रिलीज करेंगे, मतलब इसमें से हवा थोड़ी कम करेंगे, तो ऑटोमेटिकली एक पॉइंट आएगा जहां पे एक्सटर्नल प्रेशर
वुड बिकम इक्वल टू सिस्टोलिक प्रेशर। वहां से क्या होगा कि ब्लड को थोड़ी सी जगह मिलेगी, एक शॉर्टर एरिया मिलेगा आर्टरी में एंटर होने के लिए। अब एरिया कम है तो स्पीड ज्यादा होगी, स्पीड ज्यादा है जो फ्लो है वो टर्बुलेंट होगा। अब टर्बुलेंट फ्लो की वजह से आपने जो कानों में स्टेथोस्कोप लगाया होगा उस जगह पे रखकर, उसमें ग्रगल का साउंड जो है वो प्रोड्यूस होगा, जैसे कोई चीज मतलब फंस के एंटर होती है कहीं पर। सिमिलरली आप प्रेशर रिड्यूस करते जाएं, इतना रिड्यूस कर दें कि अल्टीमेटली जो आपका एक्सटर्नल प्रेशर है वो इक्वल हो जाए डायस्टोलिक के। अब जब एक्सटर्नल प्रेशर सिस्टोलिक की बजाय डायस्टोलिक के इक्वल होगा तो जो आर्टरी है वो बिल्कुल वैसे ही रिलैक्स हो चुकी होगी जैसे वो ये पैड लपेटने से पहले थी। सो अब इसमें से जो ब्लड का फ्लो है वो टर्बुलेंट की बजाय लेमिनर में कन्वर्ट हो जाएगा और आपको स्टेथोस्कोप में आवाज आना जो है वो बंद हो जाएगी। सो इसको समझने का, ये मई करने का आसान तरीका ये है कि आप स्टेथोस्कोप में जैसे ही आपको आवाज आना शुरू हो तो जिस पॉइंट पर आवाज आना शुरू हुई है वो सिस्टोलिक लेवल है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता प्रेशर रिड्यूस करते जाएं, जिस पॉइंट पे आवाज आना बंद हो जाए वो डायस्टोलिक प्रेशर है। अब एक कॉमन क्वेश्चन स्टूडेंट्स करते हैं कि विच प्रेशर इज ग्रेटर, ब्लड प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इट्स वेरी सिंपल कि देखिए अगर आपके पास एक बॉक्स है, ये अपवर्ड फोर्स लगा सकता है 120 न्यूटन की, और इसके ऊपर जो फोर्स लग रही है वो लग रही है 760 न्यूटन की, तो ऑब्वियसली 760 न्यूटन विल विन द गेम। अब हम अपनी नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक देखें तो अंदर से बाहर की तरफ प्रेशर लग रहा है 120 और ऊपर से नीचे की तरफ प्रेशर लग रहा है 760। तो ये बात समझ में आती नहीं है कि हमारी जो आर्टरीज है वो बंद क्यों नहीं हो जाती इतने हाई प्रेशर की वजह से। अब देखिए जो ब्लड का एब्सोल्यूट प्रेशर है वो एक्चुअल में 880 टॉर है, जिसे मैं यूं भी लिख सकता हूं 760 प्लस 120। सो ये जो 760 है ये एक्सटर्नल 760 को बैलेंस करता है। हम ब्लड का एक्सटर्नल प्रेशर या एडिशनल प्रेशर मेंशन करते हैं कि ये 120 एक्चुअल में ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। सो हम जहां पर एग्जिस्ट करते हैं वहां पर हमारे ऊपर लगने वाला प्रेशर 760 है और ब्लड का एक जो प्रेशर है वो 880 है, जिसमें से 760 एक्सटर्नल 760 को बैलेंस करता है एंड एडिशनल ब्लड प्रेशर इज 120 पास्कल्स या 120 टॉर। सो एक और चीज के जब हम किसी ग्रेटर एल्टीट्यूड पर जाते हैं तो नक्सीर फूटने का, नाक में से खून बहने का एक प्रॉब्लम जो है वो अपीयर होता है, उसकी वजह भी हाई ब्लड प्रेशर है। कि देखिए जैसे जैसे आप बुलंदी पर जाएंगे जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो कम होता जाएगा, लिहाजा आपका जो ब्लड प्रेशर है जो 120 है उसमें इजाफा होता जाएगा। और जब ब्लड प्रेशर एक्सीड करते हुए सर्टेन लिमिट तो अल्लाह ताला ने एक प्रोटेक्टिव सिस्टम रखा है कि नाक में से जो खून है वो बाहर आना शुरू हो जाएगा ताकि आपका जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल हो सके। इसी तरह जो ओल्ड एज में चले जाते हैं अब उनका नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120 नहीं रहता, वो 120 से ग्रेटर रहता है, 140 150। उसकी रीजन कि जैसे टायर ट्यूब ने वक्त के साथ साथ नरम हो जाना है, खराब होना है, इसी तरह ब्लड आर्टरीज भी वक्त के साथ साथ वीकर होना शुरू हो जाती। अब इनकी स्ट्रेंथ कम होगी तो ब्लड को और ज्यादा प्रेशर लगाने में आसानी होगी, तो नॉर्मल प्रेशर ओल्ड एजेस में जाके 120 से एक्सीड कर जाएगा। तो ये रीजन है ब्लड प्रेशर को मेजर कैसे किया जाता है, ब्लड प्रेशर की एक्चुअल वैल्यू क्या है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ग्रेटर है। तो ये थी चंद एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन। आई एम होपफुल कि आपको ये अच्छे से समझ आई होगी। अपना स्टूडेंट्स आज हम चैप्टर नंबर 6 फ्लूइड डायनामिक्स के न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो इसके न्यूमेरिकल्स में आप लोग सबसे पहले अपने सामने जो बुक्स हैं वो निकाल के रख लें, साथ ही नोट डाउन करने के लिए कोई नोट्स हैं, रजिस्टर वगैरह निकाल के रख लें। तो मैं साथ साथ पढ़ता जाऊंगा और साथ साथ न्यूमेरिकल को सॉल्व करता जाऊंगा। तो न्यूमेरिकल नंबर 6.1 है कि अ सर्टेन ग्लोबुलर प्रोटीन पार्टिकल हैज़ अ डेंसिटी ऑफ 1246 यानी 1246 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो गिवन डाटा में सबसे पहले जो आपने डाटा लिखना है उसमें आपके पास सबसे पहले है डेंसिटी, वो है 1246 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। देन इट सेज कि इट फॉल्स थ्रू प्योर वाटर, कि वो प्योर वाटर में फॉल करती है। लेट्स से ये वाटर है और उसमें वो ग्लोबुलर प्रोटीन जो है वो फॉल कर रही है। तो जो पानी की विस्कोसिटी है, जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है वो है 8.0 इंटू 10⁻⁻⁴ न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। आप इसको पास्कल सेकेंड भी लिख सकते हैं। विद अ टर्मिनल वेलोसिटी या विद अ टर्मिनल स्पीड ऑफ 3 सेंटीमीटर पर आवर। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे टर्मिनल स्पीड दी है 3 सेंटीमीटर पर आवर, आपने इसे चेंज करना मीटर पर सेकेंड में, तो आप लिखें 3 इंटू 10⁻⁻²। ये सेंटी की कंपनसेशन हो जाएगी। और एक और में कितने सेकंड्स होते हैं, 3600 सेकंड्स।
तो यूनिट बन गया मीटर पर सेकेंड। तो दिस टर्मिनल वेलोसिटी कम्स आउट टू बी 8.33 इंटू 10⁻⁻6 मीटर्स पर सेकेंड। न्यूमेरिकल में याद रखें कि हमेशा जो SI सिस्टम है उसमें आपको आंसर्स देने हैं। और फिर उसने कहा फाइंड द रेडियस ऑफ द पार्टिकल, आपको उस पार्टिकल का रेडियस फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स इसमें हमने रेडियस फाइंड करना है, तो इसमें हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो फॉर्मूला हम यूज करेंगे टर्मिनल वेलोसिटी का, VT इज इक्वल टू 2g r स्क्वायर रो ओवर 9 ईटा। इसमें से आपने सेपरेट करना है r स्क्वायर को, तो यू विल राइट r स्क्वायर इज इक्वल टू 9 ईटा VT ओवर 2g एंड रो। यहाँ पे हम डाटा में g की वैल्यू भी ऐड कर सकते हैं। लेट्स से g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स जब हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे r स्क्वायर की 9 और ईटा की वैल्यू 8 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 8.33 इंटू 10⁻⁻6 ये वैल्यू टर्मिनल वेलोसिटी की डिवाइडेड बाय 2 9.8 और डेंसिटी है 1246। तो r स्क्वायर का जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा 2.45 इंटू 10⁻⁻12 और फिर दोनों तरफ स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो रेडियस की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1.56 इंटू 10⁻⁻6 मीटर्स। तो ये हो गया न्यूमेरिकल नंबर 6.1। डियर स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल नंबर 2 है कि वाटर फ्लोज थ्रू अ होज। होज यानी पाइप, पानी एक पाइप में से पास कर रहा है, ठीक है, लाइक दिस, whose internal diameter is 1 centimeter at a speed of 1 meter per second. Let's say इस पॉइंट पर कोई एक साइड है जहां पर जो डायमीटर है एट साइड 1 वो है 1 सेंटीमीटर और आप उसे लिख सकते हैं 1 इंटू 10⁻⁻2 मीटर्स। और उस साइड पर जो फ्लूइड की स्पीड है v1 वो गिवन है 1 मीटर्स पर सेकेंड। देन इट सेज कि वही वाटर जब दूसरी साइड से फ्लो करता है, यानी व्हाट शुड बी द डायमीटर ऑफ द नोजल। इस पॉइंट पर डायमीटर ऑफ द नोजल क्या होना चाहिए, d2 क्या होना चाहिए, सो दैट द वाटर फ्लोज विद अ स्पीड ऑफ 21 मीटर्स पर सेकेंड। नाउ हाउ वुड यू अंडरस्टैंड कि किस तरफ स्मॉलर रेडियस डायमीटर डेवलप करना है, कहाँ पे ग्रेटर। तो देखिए यहाँ पे स्पीड कम है तो ऑटोमेटिकली डायमीटर ज़्यादा होगा, यहाँ पे स्पीड ज़्यादा है तो ऑटोमेटिकली डायमीटर कम होगा। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला में अप्लाई करेंगे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो फॉर्मूला यूँ है कि A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2। अब स्टूडेंट्स जैसे कि हमें डायमीटर गिवन है तो हमने एरिया को डायमीटर में चेंज करना है। वी नो दैट A इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर। नाउ वी कैन ऑल्सो राइट दैट ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है ना ये पाई r स्क्वायर होता है। तो r को हम लिख सकते हैं d/2 स्क्वायर, तो ये बन जाएगा पाई d स्क्वायर बाय 4। तो हम इक्वेशन दोबारा लिखते हैं, पाई d1 स्क्वायर बाय 4 इंटू v1 इज इक्वल टू पाई d2 स्क्वायर बाय 4 इंटू v2। अब देखें पाई बाय 4 से पाई बाय 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इक्वेशन बनेगी d1 स्क्वायर v1 इक्वल्स टू d2 स्क्वायर v2। क्या फाइंड करना था हमने फाइंड करना था d2। तो d2 की इक्वेशन स्टूडेंट्स क्या बन रही है, d2 इज इक्वल टू d1 स्क्वायर v1 डिवाइडेड बाय v2। तो यहाँ पे अगर हम अंडर रूट अप्लाई कर दें तो d2 इज इक्वल टू d1 अंडर रूट ऑफ v1 बाय v2। तो इन शॉर्ट जब आप ये सारी वैल्यूज यहाँ पर रिप्लेस करेंगे तो d2 का जो आंसर है वो आपके पास आएगा 0.2 सेंटीमीटर्स। So that's how you have to find the diameter at the other end of the pipe. So students अब हम करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 6.3। न्यूमेरिकल नंबर 6.3 है कि the pipe near the lower end of a large water storage tank. Let's say ये एक large water storage tank है जिसके बिल्कुल बॉटम पे एक पाइप है, ठीक है, develops a small leak in the stream of water शूट्स डाउन थ्रू इट, यानी उसके अंदर से एक छोटा सा लीकेज क्रिएट होता है जिसमें से पानी शूट आउट करता है बाहर। अब उस टैंक की जो कहता है द टॉप ऑफ द वाटर इन द टैंक इज 15 मीटर अबव द पॉइंट ऑफ लीक। लेट्स से ये जो टॉप है ये कितने मीटर्स, 15 मीटर अबव द लीक पॉइंट है। तो यहाँ पे सबसे पहले डाटा तो हमें गिवन है हाइट, वो है 15 मीटर। चूंकि यहाँ पे
ग्रेविटी भी इन्वॉल्व है फॉलिंग में, तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यहाँ पर हम ग्रेविटी इन्वॉल्व करेंगे। अब उसके दो जो है ना उसने पूछी है दो चीज़ें। एक चीज़ उसने पूछी है कि विद व्हाट स्पीड डज द वाटर रन रश फ्रॉम द होल, पानी कितनी स्पीड से यहाँ से रश आउट हो रहा है, तो एक चीज़ तो हमने फाइंड करनी है स्पीड ऑफ वाटर। नंबर 2, इफ़ द होल हैज़ एन एरिया, यहाँ पर जो होल है अगर बच्चों उसका जो एरिया है, मतलब थर्ड डाटा आपको ये गिवन है एरिया 0.06 सेंटीमीटर स्क्वायर, आप एरिया को फिर यूँ लिख सकते हैं 0.60 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर, ये एरिया हो जाएगा। हाउ मच वाटर फ्लोज इन 1 सेकेंड, तो जो बी क्वेश्चन आपसे पूछा है हाउ मच वाटर फ्लोज इन 1 सेकेंड, ये होता है वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। ये दो चीजें आपसे पूछी गई। तो सबसे पहले जो हमारे पास आंसर ए है उसको फाइंड आउट करते हैं। यहां पे आपने इक्वेशन यूज करनी है टॉरेस्लिस थ्योरम की। वो इक्वेशन क्या है कि v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2g h1 माइनस h2। अब देखें चूंकि होल बिल्कुल बॉटम में है स्टूडेंट्स, तो h2 हाइट यानी होल की जो हाइट है ग्राउंड से वो तो जीरो हो जाएगी, तो आपके पास स्पीड की इक्वेशन आएगी अंडर रूट ऑफ 2gh। और gh यहाँ पे गिवन है, 2 अप्लाई करें तो मैं सिर्फ डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ, आप इसकी कैलकुलेशन इवैल्यूएशन कर लेंगे। ये आंसर आएगा 17 मीटर्स पर सेकेंड, यानी यहाँ से जो पानी रश आउट हो रहा है, वाटर रश आउट हो रहा है, उसकी स्पीड है 17 मीटर्स पर सेकेंड। अब देखना ये है कि अगर इस होल का जो एरिया है वो 0.60 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो पर यूनिट टाइम यानी एक सेकंड के अंदर कितना वाटर जो है वो रश आउट कर रहा है। तो उसके लिए स्टूडेंट्स हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी यूज करेंगे। पार्ट बी में हम यूज करेंगे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, दैट प्रोडक्ट ऑफ ए बी शुड बी इक्वल टू वॉल्यूम पर यूनिट टाइम या वॉल्यूम पर सेकंड आप सपोज कर सकते हैं। अब एरिया भी गिवन है, तो वॉल्यूम पर यूनिट टाइम या पर सेकंड जो है उसके लिए हम एरिया यानी 0.060 इंटू 10⁻⁻⁴ को मल्टीप्लाई करेंगे 17 मीटर पर सेकंड से। इसका पहला आंसर आएगा स्टूडेंट्स 1.02 इंटू 10⁻⁻⁴, ठीक है, -4 मीटर क्यूब पर सेकंड। अब ये जो पॉइंट है इसको आप 2 डिजिट्स अगर और आगे ले जाएं तो ये बन जाएगा 102 इंटू 10⁻⁻�6 मीटर क्यूब पर सेकंड। अच्छा, मीटर क्यूब है तो ये जो क्वांटिटी है -6, इसको आप सेंटी भी कंसीडर कर सकते हैं, यानी आपका जो फाइनल आंसर आएगा वॉल्यूम पर यूनिट टाइम का उसे आप लिख सकते हैं 102 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। अब ये मैंने कैसे यूज किया इसको मैं थोड़ा सा आपको रिकॉल करवा देता हूँ। आपको याद हो कि प्रीफिक्सेस में एक रूल होता है कि सेंटीमीटर का मतलब होता है -2 मीटर, लेकिन अगर आपके पास क्वांटिटी हो सेंटीमीटर स्क्वायर तो इसका मतलब होता है 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। यूनिट के ऊपर जो पावर होती है वो प्रीफिक्स पे भी अप्लाई होती है। फिर इसी तरह सेंटीमीटर क्यूब है तो 10⁻⁻�6 मीटर क्यूब, तो ये वाली चीज़ जो मैंने यहाँ पर अप्लाई कर दी। स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल नंबर 6.4 है कि वाटर फ्लोइंग थ्रू स्मूथली थ्रू अ क्लोज पाइप सिस्टम एट वन पॉइंट द स्पीड ऑफ वाटर इज 3 मीटर्स पर सेकेंड। अच्छा, यहाँ पर आप डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट तरीके से सोल्यूशन देखेंगे। कई जगहों पर लोअर साइड को 1 तो कई जगहों पर अपर साइड को 1 कंसिडर किया हुआ है। एक सिंपल हिंट देता हूँ, उससे फ़र्क नहीं पड़ता अपर से या लोअर से किया जाए, लेकिन इस चैप्टर में जहाँ पर भी लोअर साइड्स हैं न्यूमेरिकल में आप उनको 1 कंसीडर करके चलें और जो अपर साइड है उनको 2 कंसीडर करके चलें। ये हिंट है इस पूरे चैप्टर के, ऐसे न्यूमेरिकल्स याद रखने के जिसमें अपर और लोअर साइड्स का जिक्र है। तो मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर दिया कि लोअर साइड को 1 कंसीडर कर लें और अपर साइड को 2 कंसीडर कर लें, और अब तरतीब से चलता रहे। वो कहता है एट वन पॉइंट द स्पीड ऑफ वाटर इज 3 मीटर पर सेकेंड, यानी पॉइंट 1 पर V1 जो है वो है 3 मीटर्स पर सेकेंड, वाइल एट अनदर पॉइंट 3 मीटर हाई। अब इसमें स्पीड से पहले उसने हाइट गिवन है, ये जो सेकंड पॉइंट है H2 वो 3 मीटर हाइट पर है। इसका मतलब है जो H1 है हाइट, ये तो ग्राउंड लेवल है, तो H1 को हम क्या कंसीडर कर लेंगे, 0 कंसीडर कर लेंगे। While at another point 3 मीटर हाई द स्पीड इज 4 मीटर्स पर सेकेंड, यानी इस पॉइंट पर जो स्पीड है V2, यहाँ पे H1 0 लिख लें, H2 जो है उसको 3 मीटर लिखें, और जो स्पीड V2 है वो मेंशन कर लें 4 मीटर्स पर सेकेंड। फिर कहते हैं इफ द प्रेशर इज 80 किलो पास्कल एट द लोअर पॉइंट, ये जो लोअर पॉइंट है ये 1 है तो यहाँ पे P1 लिख लें, वो है 80 किलो पास्कल। देन व्हाट वुड बी द प्रेशर एट द अपर पॉइंट, यानी P2 आपको फाइंड करना है।
तो ये तो हमारे पास गिवन डाटा हो गया। P2 फाइंड करना है, तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट स्टूडेंट्स? कौन सा इक्वेशन, कौन सा फॉर्मूला लगाएं? यहाँ पे बर्नौलीज इक्वेशन की इक्वेशन यूज़ होगी। तो बर्नौलीज फार्मूला है P1 प्लस 1/2 रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1 मस्ट बी इक्वल टू P2 प्लस 1/2 रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2। क्या फाइंड करना है इसमें हमने? P2। तो इसको यहाँ से छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, बाकी सब कुछ आप दूसरी तरफ ले जाएं। देखें P1 एज इट इज़ लिखा रहेगा। अब 1/2 रो, इसमें से ये माइनस होना है, तो मैं 1/2 रो ये ले लेता हूँ कॉमन। यह बनेगा V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे डेंसिटी आ रही है, तो डेंसिटी चूंकि वाटर का जिक्र हो रहा है, तो डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये बात आपने याद रखनी है। इसी तरह प्लस लिख के रो और जी, ये चीज़ कॉमन आएगी। ये वाला फैक्टर होता है कि माइनस होगा तो H1 माइनस H2 आ जाएगा। दैट ऑल मस्ट बी इक्वल टू P2। अब सिंपल तमाम वैल्यूज आपको गिवन है। P1 की जगह 80,000 पुट करें, 1/2 डेंसिटी की वैल्यू आपने 1000 लिखनी है। V1 ये भी गिवन है, V2 भी गिवन है, H1 और H2 ये सब चीज़ें गिवन है स्टूडेंट्स। आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो P2 का आंसर है वो आपके पास आ जाएगा 47.1 किलो पास्कल। ठीक है, तो मैं आसानी के लिए फॉर्मूला तक आपको बना के दे रहा हूँ, उसके बाद आपने वैल्यूज पुट करके इसको इवॉल्व करना है, इवेल्युएट करना है। तो स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल नंबर 6.5 है कि एन एयरप्लेन विंग, या मैंने एक एयरप्लेन की जो है वो स्ट्रक्चर फॉर्म बनाई है, इज डिजाइंड सो दैट व्हेन द स्पीड ऑफ द एयर अक्रॉस द टॉप ऑफ द विंग इज 450 मीटर्स पर सेकंड। वो इक्वली ज़हन में रखते हुए कि अपर साइड को 2 कंसीडर कर लें, तो अपर साइड की स्पीड गिवन है ना, तो आप उसे V2 लिख दें, 450 मीटर्स पर सेकंड। ये आपका डाटा स्टार्ट हो जाएगा। द स्पीड ऑफ एयर बिलो द विंग, अब बिलो यानी लोअर साइड है, उसको V1 सपोज कर लें, 410 मीटर्स पर सेकंड। व्हाट इज द प्रेशर डिफरेंस? अब प्रेशर डिफरेंस बताना है आपने बिटवीन द टॉप एंड द अपर पार्ट, तो आप यहाँ पे P1 माइनस P2। अच्छा, अब ये 1 माइनस 2, इसको आपने देखें, जहाज को असल प्रेशर कहाँ से लगता है? बॉटम से लगता है टॉप की तरफ, तो यकीनन यहाँ पे प्रेशर ग्रेटर होगा और यहाँ पे स्मॉलर होगा। तो इसीलिए डिफरेंस के लिए मैं 1 में से 2 को माइनस करता हूँ। ये चीज़ें मुझे फाइंड करनी है। एक चीज़ जो इस न्यूमेरिकल में गिवन नहीं है, हाइट गिवन नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये ऐसा कोई विंग है जो बहुत थिन सा विंग है। थिन विंग है तो हम सपोज कर लेते हैं कि H1 इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू H2। अच्छा, अब चूंकि यहाँ पर पानी की नहीं हवा की बात हो रही है, तो हवा की जो डेंसिटी होती है वो 1.29 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है। तो क्या फाइंड करना बना हमें? प्रेशर डिफरेंस। तो पहले तो हम इक्वेशन लिखेंगे, बर्नौलीज इक्वेशन P1 प्लस 1/2 रो V1 स्क्वायर। आसानी के लिए चूंकि हाइट्स इक्वल हैं, लिहाजा आप हाइट फैक्टर को इन्वॉल्व ना भी करें तो फर्क नहीं पड़ेगा। P2 प्लस 1/2 रो V2 स्क्वायर। अब 2 को इधर लाके माइनस करें, P1 माइनस P2 बन जाएगा। ये उधर जाके माइनस होगा तो 1/2 रो तो आगे कॉमन, आगे आ जाएगा V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। तो यहाँ पे जब आप सॉल्व करेंगे वैल्यूज पुट करके, ऊपर वैल्यूज सारी लिखी हुई हैं, आपने वैल्यूज पुट करनी है स्टूडेंट्स। आंसर आएगा 22,188 पास्कल, जिसे आप प्रेशर डिफरेंस को लिख सकते हैं 22.1 किलो पास्कल्स। तो ये रहा आंसर ऑफ न्यूमेरिकल नंबर 5। तो स्टूडेंट्स अब न्यूमेरिकल नंबर 6.6 है। हार्ट से रिलेटेड न्यूमेरिकल है कि क्योंकि हार्ट में भी ब्लड फ्लो करता है, तो यहाँ पे फ्लो से रिलेटेड अब हम न्यूमेरिकल करेंगे। ये एक मतलब रफ सा स्केच है हार्ट का, ओरिजिनल तो नहीं है, कि द रेडियस ऑफ द एओर्टा, लेट्स एओर्टा जो एक बड़ी हमारे पास आर्टरी होती है, उसका जो रेडियस गिवन है R1, वो गिवन है 1 सेंटीमीटर, यानी 1 × 10⁻⁻² मीटर्स। एंड द ब्लड फ्लोइंग थ्रू इट हैज़ अ स्पीड ऑफ 30 सेंटीमीटर्स पर सेकेंड। तो यहाँ से जो ब्लड फ्लो कर रहा है इनटू द हार्ट, उसकी स्पीड V1 है 30 सेंटीमीटर्स 10⁻⁻² मीटर्स पर सेकेंड। सो यू कैन राइट V1 एज 0.3 मीटर्स पर सेकेंड। कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द ब्लड इन द कैपिलरीज। ये मैंने यहाँ पे एस्टिमेटेडली कैपिलरीज बनाई हुई हैं, तो इनके अंदर हमने स्पीड फाइंड करनी है, V2 फाइंड करनी है।
Using the fact that although each capillary has a diameter of 8 into 10 to power minus 4 सेंटीमीटर, वो कहता है अगर हम इस फैक्ट को देखें कि एक इंडिविजुअल कैपिलरी जो है ना उसका डायमीटर तो है, वो तो है 8 इंटू 10 टू पावर माइनस 4 सेंटीमीटर्स, लेकिन हम इस डाटा को यूज नहीं करेंगे। वो कहता है कि देयर आर लिटरली मिलियंस ऑफ देम, सो देयर टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो इसका जो टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया है कैपिलरीज का A2 वो है 2000 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यू कैन से इट 0.2 मीटर स्क्वायर। अब हमने चूंकि कैपिलरीज में स्पीड फाइंड करनी है तो स्टूडेंट्स फॉर्मूला कौन सा यूज होगा? यकीनन आपके दिमाग में गूंज रहा होगा इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। तो वी विल राइट A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2। अब इसमें जो वन साइड है उसके लिए रेडियस गिवन है, सेकंड साइड के लिए एरिया गिवन है, तो यहाँ पे रेडियस की इंफॉर्मेशन A1 को लिखेंगे पाई R1 स्क्वायर V1 इज इक्वल टू A2 V2। तो यहाँ से हमें V2 फाइंड करना है, तो पाई R1 स्क्वायर V1 डिवाइडेड बाय V2। तो वैल्यू सारी आपको पता है, पाई की वैल्यू भी आपके सामने क्लियर है, 3.14 होती है। तो बच्चों जब आप ये वैल्यूज लिखेंगे तो V2 का आंसर आएगा 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 4 मीटर्स पर सेकेंड। तो ये है इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी से रिलेटेड। स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल नंबर 6.7 जो है उसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि बाहर के मुल्कों में जहाँ सर्दी बहुत ज़्यादा होती है तो वहाँ पर हीटिंग डक्ट्स होती हैं, बड़े बड़े पाइप्स होते हैं जिससे गर्म हवा जो है वो कमरों में एंटर होती है। तो ये एक रूम है, उस रूम में एक हीटिंग डक्ट लगी हुई है, तो उससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल है कि हाउ लार्ज यानी वी हैव टू फाइंड द रेडियस ऑफ द डक्ट मस्ट बी अ हीटिंग डक्ट इफ द एयर मूविंग, अगर उसमें से जो हवा है उसका जो इखराज है वो हो रहा है कितनी पर, साइज हमें फाइंड करना है, स्पीड ऑफ द एयर है 3 मीटर्स पर सेकेंड। अच्छा, इट कैन रिप्लेनिश द एयर इन द रूम ऑफ 300 मीटर क्यूब, जो वॉल्यूम है रूम का वो है 300 मीटर क्यूब। फॉर एवरी 15 मिनट यानी 15-15 मिनट के लिए वो हवा दाखिल होती है, तो 15 मिनट जो है इसको आप 15 मल्टीप्लाई बाय 60 900 सेकेंड्स भी लिख सकते हैं। और जो एयर की डेंसिटी है वो एज्यूम टू बी कांस्टेंट। अब हमें ये इंफॉर्मेशन कैसे सॉर्ट आउट करनी है, तो स्टूडेंट्स जो फॉर्मूला लगेगा उसमें ध्यान में रखें कि साइज भी आना चाहिए, स्पीड भी, वॉल्यूम भी और टाइम भी। तो हमें एक इक्वेशन तो सिंपली पता है कि वॉल्यूम ओवर टाइम, ठीक है, ये बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी के। अब वॉल्यूम गिवन है 300, टाइम गिवन है 900, ठीक है। इस तरफ से एरिया की जगह हम लिखेंगे पाई आर स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पर उसने पूछा कि हाउ लार्ज मस्ट बी, तो लार्ज के लिए हम पहले एक फंडामेंटल क्वांटिटी यानी रेडियस फाइंड करेंगे, डायरेक्ट एरिया फाइंड नहीं करेंगे। तो हाउ लार्ज, तो हम उससे रेडियस फाइंड करेंगे, फिर उससे हम पूरा एरिया जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो पाई आर स्क्वायर इंटू वी, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/3 इज इक्वल टू पाई, और फिर आ जाएगा आर स्क्वायर हमें फाइंड करना है, और स्पीड भी 3 है। तो यहाँ से अगर और शॉर्ट किया जाए तो आर स्क्वायर की वैल्यू आती है स्टूडेंट्स 1/9 पाई। इसको अगर हम सॉल्व करें फॉर द वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर, तो यहाँ पे आर की वैल्यू बन जाएगी √of 1/9 पाई। इतना सा आंसर आपने सॉल्व करना है, तो आपको आंसर मिलेगा 0.188 मीटर्स, जिसे आप ये 2 पॉइंट्स इधर ले जाकर 18.8 सेंटीमीटर्स भी लिख सकते हैं, और फिर अप्रॉक्सीमेट 19 सेंटीमीटर जो बुक आंसर है वो भी लिख सकते हैं, लेकिन ये याद रहे ये एक अप्रॉक्सीमेट आंसर है। तो ये हो गया न्यूमेरिकल नंबर 6.7। अच्छा जी, न्यूमेरिकल नंबर 6.8 है कि एन एयरप्लेन डिज़ाइन कॉल्स फॉर अ लिफ्ट। अब ये जो लिफ्ट होती है ये प्रेशर डिफरेंस को कहते हैं। तो हम यहाँ से जो डाटा में सबसे पहले लिफ्ट मेंशन करते हैं, लिफ्ट वो द प्रेशर डिफरेंस, लेट इट बी P1 माइनस P2। उसकी वैल्यू उसने दी है कि लिफ्ट ड्यू टू द नेट फोर्स ऑफ द मूविंग एयर ऑन द विंग अबाउट 1000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये तो होगी एयरप्लेन के ऊपर जो लिफ्ट लग रही है, नीचे से ऊपर की तरफ जो प्रेशर लग रहा है। एज्यूम दैट एयर फ्लोज पास द विंग ऑफ एन एयरक्राफ्ट विद अ स्ट्रीम लाइन फ्लो, कि जो हवा है वो यहाँ पर एक स्ट्रीम लाइन फ्लो क्रिएट करती हुई जा रही है। इफ द स्पीड ऑफ द फ्लो पास द लोअर विंग या लोअर सरफेस, अब मैंने कहा था लोअर सरफेस को आपने 1 कंसीडर करना है, तो V1 गिवन है 160 मीटर्स पर सेकेंड। व्हाट इज द रिक्वायर्ड स्पीड ओवर द अपर सरफेस, अपर सरफेस यानी V2 पे आपको कितनी स्पीड रिक्वायर है, ये बच्चों हमें फाइंड करनी है।
विच गिव्स अ लिफ्ट ऑफ 1000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसकी वजह से इतनी लिफ्ट क्रिएट हो सके। द डेंसिटी ऑफ एयर, अब यहाँ पे एक डाटा हमें डेंसिटी ऑफ एयर भी गिवन है 1.29 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। एंड एज्यूम मैक्सिमम थिकनेस ऑफ द विंग टू बी 1 मीटर। अब मैंने यहाँ पे थिकनेस लेवल बनाया कि बॉटम से लेकर टॉप तक जो थिकनेस का लेवल है वो 1 मीटर है। तो आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं कि जो H1 है वो बॉटम है तो 0 मीटर है, और H2 जो है वो टॉप सरफेस है वो बॉटम से कितनी बुलंदी पर है, 1 मीटर। तो हमें फाइंड क्या करना है, V2। इक्वेशन कौन सी यूज़ करेंगे, बर्नौलीज इक्वेशन। वो क्या है, P1 प्लस 1/2 रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1 मस्ट बी इक्वल टू P2 प्लस 1/2 रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2। तो इसमें से हम V2 वाला फैक्टर एक तरफ रखें, 1/2 रो V2 स्क्वायर, बाकी सब कुछ इधर माइनस करें, P1 माइनस P2, यहाँ से लिफ्ट क्रिएट हो जाएगी, प्लस 1/2 रो V1 स्क्वायर लिखें क्योंकि इसको तो हम दूसरी तरफ लेकर नहीं गए, और यहाँ से ये फैक्टर जब इधर आएगा तो प्लस रो G लिख के H1 माइनस H2 लिख देंगे। तो इन शॉर्ट जब आप स्टूडेंट्स फाइनली V2 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो मैं डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पे पुट कर देता हूँ कि V2 जो है उसका आंसर आपके पास आ जाएगा 165 मीटर्स पर सेकेंड। यानी यहाँ तक आपने पहुँचना कैसे है, इसको मेन रखें, कैलकुलेशन जो है वो आप कैलकुलेटर पे इजीली कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स लास्ट न्यूमेरिकल है इस चैप्टर का कि व्हाट गेज प्रेशर इज रिक्वायर्ड इन द सिटी मेन्स फॉर अ स्ट्रीम फ्रॉम अ फायर होज। लेट्स से एक फायर होज है, आग बुझाने वाला कोई पाइप है जो कनेक्टेड है उन सिटी मेन से। तो बाहर के मुल्कों में ना ये छोटे छोटे जगहों पर ये सिटी मेन्स बने होते हैं, तो उसके साथ ही अगर कहीं बिल्डिंग में आग लग जाए तो पाइप कनेक्ट कर दिया जाता है और उस बिल्डिंग में जो पानी बुझाने का काम किया जा सकता है। तो एक ऐसी बिल्डिंग जिसकी हाइट उसने दी है 15 मीटर कि तो उस 15 मीटर की हाइट तक अगर हमने पानी को पहुंचाना है तो हमें कितना प्रेशर जो है वो रिक्वायर है। तो इसमें जो डाटा गिवन है स्टूडेंट्स वो तो हमें हाइट गिवन है 15 मीटर। अब चूंकि हाइट के साथ ग्रेविटी भी इन्वॉल्व हो जाती है अक्सर, तो ग्रेविटी को भी लिख लेते हैं 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ पे आपको कितना प्रेशर चाहिए वाटर को कितनी हाइट तक ले जाने के लिए, तो स्टूडेंट सिंपल सा फॉर्मूला बता रहा हूँ कि बर्नौलीज इक्वेशन में ये जो फैक्टर है ना रो GH, आप प्रेशर इक्वल्स टू रो GH पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो डेंसिटी ऑफ वाटर, यहाँ पे डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी होती है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो ये आपने वैल्यू पुट करनी है 1000 9.8 इंटू 15, और फिर आपके पास जो आंसर आ जाएगा प्रेशर का वो आएगा 147 किलो पास्कल। यानी इतना प्रेशर आपको चाहिए वाटर स्ट्रीम को जिस वाटर की डेंसिटी 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है 15 मीटर की हाइट तक पहुंचाने के लिए।